हाय फ्रेंड्स, एबीसीडी के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके का प्यार आप लोगों ने हमारे पिछले पॉडकास्ट को दिया है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आने वाले टाइम पे भी हम जितना भी कंटेंट, जितने भी पॉडकास्ट, जितने भी स्पेशल गेस्ट से मिलवाएंगे, आप सभी को वो पसंद आएगा। मैं आप सबसे पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे जो फेसबुक चैनल है और जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको कृपया सब्सक्राइब कर लें। तभी हम आप तक जो ये नई तरीके की डिस्कशंस, नए गेस्ट से मिलवाने की ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वो तभी आप तक पहुंच पाएगी। और आज हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये सही मायने में बहुत ही स्पेशल है। इस पे ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि पिछले एक महीने, स्पेशली मई 2025 में ये जो घटनाएं हम लोगों ने देखी, जिस तरीके का हम लोगों ने चैलेंज देखा, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर पहलगाम में वो ट्रेजिक टेरर अटैक हो, उसने एक बार फिर से जो ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है वो पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और ये चैलेंज आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो इसी कड़ी में हमने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा पॉडकास्ट करें जिसमें हम किसी इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाएं। और हमने आज जो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट बुलाए हैं वो अपने आप में सुपर कॉप कहे जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट उन्हें माना जाता है। इसी के साथ साथ उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं, यूपीएससी स्टूडेंट्स तक उसे एक नज़ीर के रूप में, एक रेफरेंस बुक की तरह प्रयोग करते हैं। तो आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं रिटायर्ड आईपीएस, फॉर्मर डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार जी, वो जो वर्तमान में जो हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत है। तो अशोक कुमार जी, आपका हमारे नए पॉडकास्ट इंटरनल सिक्योरिटी के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार जी का एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। डीजीपी उत्तराखंड तो है ही है, साथ में वो बीएसएफ में भी रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स लिखी हैं। एक उनकी बेस्ट सेलर है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो यूपीएससी के छात्रों को भी पढ़ाया जाता है। यूपीएससी के छात्र भी उसको रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। उसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड के ऊपर भी उन्होंने काम किया है। तो एक तो सुपर कॉप वाली भूमिका है ही है। अब जो वर्तमान जो रोल है उनका, वो एक बहुत ही यूनिक रोल है, क्योंकि जो फिटनेस फ्रीक हमेशा से रहे हैं तो और अब हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके किसी भी दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हमारे व्यूअर्स को डायरेक्टली पहले तो आपका इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं, वो पहुंचनी चाहिए कि सर, सुपर कॉप से स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स मैनेजर, ये सर रोल को चेंज होता हुआ आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें बड़ा चेंज नहीं है, पहली बात तो बताऊं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, पुलिसिंग में भी एक रेगुलर फीचर होता है। तो हमारी ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाता है। पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस एकेडमी की हैदराबाद में, वहाँ 4 गेम तो कंपलसरी, हर गेम हर बच्चा खेलता ही है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, बाकी फिर अपनी चॉइस के खेलता है। तो मतलब फिट रहने के लिए ये सब सिखाया जाता है। तो हम लोग लाइफ लॉन्ग खेल में रहे। उससे मैं एनपीए आने से पहले भी मैं बैडमिंटन और कबड्डी का खिलाड़ी रहा था। आईआईटी में भी मैं टीम में था। तो इस तरह से पुराना मेरा स्पोर्ट्स से शुरू से बचपन से नाता है। और पुलिस में भी, उत्तराखंड पुलिस में रहते हुए मैंने वहाँ भी स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया है। बल्कि खिलाड़ियों की भर्ती के लिए भी मैंने पूरा प्रयास करके वो शुरू करवाई। तो ओवरऑल मेरा स्पोर्ट्स से शुरू से नाता रहा है। उसी रूप में पोस्ट रिटायरमेंट में जो स्पोर्ट्स वाली भूमिका में आया तो अच्छा लगा। मतलब कहीं ना कहीं एक आपके जो हॉबीज के नज़दीक जब जाते हो आप, तो उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस होती है बॉडी कि भाई आप जो आपको पसंद है वो काम कर रहे हो। जी। तो सर, सबसे पहले तो हम उसी चीज़ के ऊपर आएंगे जिसके आप एक्सपर्ट माने जाते हैं जी। और आज की जो सिचुएशन है, पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उससे पहले जो एक घटना हुई, जो एक बहुत दर्दनाक घटना थी इंडिया के लिए, जो पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर, निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ। तो सर, पहले तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे हमारे व्यूअर्स को भी उस चीज़ का एक आइडिया दीजिए कि पहलगाम में जो इस तरीके का टेररिस्ट अटैक हुआ, क्या इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर क्या उस चीज़ को कभी रोका जा सकता है? क्या क्योंकि कोशिश बहुत की गई है
धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार और जो वहाँ के सुरक्षा बल हैं उन लोगों ने काफ़ी कुछ नॉर्मलाइज कर दिया था, बट इसने एक फिर से एक नई क्वेश्चंस उभारे हैं। देखिए, इसकी बैकग्राउंड को हमें पहले समझना पड़ेगा। जी। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान पूरा देश, पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की आईएसआई वो एक ही मुद्दे पे सर्वाइव कर रहे हैं, वो है कश्मीर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी मुद्दे को लेकर के वो आर्मी राज कर रही है। लगभग 50 साल हो गया, 45 साल हो गया। हैं? फिर आर्मी के इनडायरेक्टली आईएसआई भी राज कर रही है। बिल्कुल ठीक है। तो आप सोचिए, हमारे देश में क्या आप सोच सकते हैं आर्मी और सुरक्षा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इतनी पावरफुल कभी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती सर। तो वो इसीलिए पावरफुल इतनी हो रही है। थैंकफुली नहीं हो सकती। यस, थैंकफुली नहीं हो सकती। हाँ। अगर होगी तो देखो देश का क्या हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल इमेजिन करिए। बिल्कुल ठीक है। तो वो इतनी पावरफुल इसीलिए हो रखी है कि उसने एक कश्मीर मुद्दे को पकड़ा हुआ है और इसको जिंदा रखना उनके अपने सर्वाइवल की मजबूरी है। ओके। और जब से 370 हटा, ये मुद्दा उनके हाथ से छिनता जा रहा था। ठीक है ना, भाई वो तो सोच के बैठे थे कि 370 हट ही नहीं सकता, और अगर हट गया तो जाने इंटरनेशनली क्या क्या हो जाएगा, ये भी सोच के बैठे थे। तो उन्होंने इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश भी की थी, किंतु उस टाइम चाइना को छोड़ के किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है ना, तो 370 हट गया, कोई बवाल न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ न राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो ये उन्होंने उनकी बहुत बड़ी एक प्रकार से एक डिफीट थी, स्ट्रेटेजिक डिफीट। फिर उसके बाद अगला क्या हुआ ना, 5 साल कुल मिला के शांति से बीत गए। फिर चुनाव भी पीसफुल हो गया और वोटिंग वोटर टर्नआउट भी दुनिया भर का हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो उनको तो लगा हमारी तो जमीन खिसक रही है, उनकी तो वो दुकान है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है ना। तो अच्छा, अभी जो फिर ये जो क्या नाम है, टूरिस्ट इनफ्लो इतना हो गया अनइमेजिनेबल। उन्होंने सोचा कश्मीर तो पूरी तरह से इंडिया हो गया। जो वो इतने सालों से रोकने के प्रयास करते आ रहे हैं, एकदम से पीसफुल स्टेट बन गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, टूरिज्म बढ़ गया, तो हमारा तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो बेसिकली जब पूरा एक देश वहाँ शांति नहीं चाहता, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, जो हमारे सबसे बड़ा राइवल रहा है, तो फिर उसको रोकना इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिंपल क्राइम नहीं है कि भाई ये सिंपल वो नहीं है आतंकवाद कि भाई सुरक्षा जो है पुलिस बल ठीक नहीं थे, ये ठीक नहीं थे इसलिए हो गया। ये तो पूरा का पूरा बैक्ड है ना, बैक्ड बाय द होल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बैक्ड बाय आईएसआई, बैक्ड बाय देयर आर्मी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे इंटरनल सवाल उठ रहा है वो रेलेवेंट नहीं है उतना, क्योंकि क्योंकि जब एक आर्मी चाह रही है, पूरा देश चाह रहा है, वो रास्ते निकाल ही लेगा। उसके तो रिसोर्स बहुत बड़े होते हैं ना। और अब पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसके साथ चाइना भी है। मैं उस पर आ रहा था सर, बट आपने बीएसएफ में भी एक बहुत लंबे समय तक और बहुत इम्पॉर्टेंट सेवा दी है। तो सर बीएसएफ का एक रोल है हमारी बॉर्डर को सिक्योर करने में, उसके करने में। तो सर एक क्या जो टेरर कैंप का जो एक सिचुएशन है, जो टेररिस्ट कैंप सीमा पार चल रहे हैं, क्या उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि आईएसआई का एक ब्रेड एंड बटर है और उस पाकिस्तान आर्मी का वो ब्रेड एंड बटर है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए अब हम रोज़ तो सर बालाकोट जैसी स्ट्राइक या वर्तमान में जो अभी स्ट्राइक हुई है वो नहीं कर सकते। तो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको नजर आता है? देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन कोई आसान नहीं है जी। और बीएसएफ बॉर्डर पर है, उसके बावजूद बॉर्डर को 100% सील करना, आपको पता है कुछ एरिया उसका एलओसी में है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती, बाहर नहीं लगी, यस, है ना। तो और पहाड़ी रास्ते में पूरा का पूरा रास्ता कवर करना कितना मुश्किल होगा। तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है जी। दूसरा, फिर वो बीच बीच में जो है सुरंग खोद देते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना, जिसके पीछे पूरी आर्मी है। ये छोटे मोटे 10, 20, 50 टेररिस्ट नहीं है ना, वो तो लाखों की संख्या की आर्मी उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए वो ये सफल हो जाते हैं, मतलब कि इन्फिल्ट्रेट करने में। तो सर जो आप कह रहे हैं कि हम उसको परमानेंटली खत्म करें अक्रॉस के ट्रेनिंग कैंप्स को, वो तो फिर वो अक्रॉस जाना भी तो इतना आसान नहीं है। नहीं, हम जा नहीं सकते, उसको सिक्योर नहीं कर सकते। आपने बोला कि बाहर भी सब जगह नहीं लगा सकते, सुरंग भी खोद देते हैं, और उनका ब्रेड एंड बटर है, आपने जैसा कहा, हमें पता भी चल गया है। तो इसका एक मतलब क्या हमें, मतलब हम एक जो फिलिस्तीन इजराइल का जो कंसेप्ट कॉन्फ्लिक्ट है जो हम बात करते हैं, क्या हम उस सिचुएशन में कश्मीर से रिलेटेड हमेशा वैसे ही सिचुएशन बने रहेंगे?
देखिए वो इसलिए बने रहेंगे ना, या जी। तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता Country हमारी तरह, जिसका एजेंडा डेवलपमेंट होता। जी। हम तो विजन लेके चल रहे हैं कि हाँ। 2047 तक विकसित भारत हो, बन जाएगा। हम दुनिया के टॉप में जाएं। बिल्कुल उनका ठीक है। विजन कहाँ है? हाँ, आप देख लो, उनका हाँ। विजन है कि आर्मी का राज चलता रहे, हाँ सर, और आर्मी के अलावा आईएसआई का राज चलता चलता रहे। रहे, हाँ। आर्मी के हर आदमी ने तो लगभग वहां पे इंग्लैंड में घर खरीद लिए घर खरीद हैं। रखा है। तो बिल्कुल वो ठीक जो बात। उनका विजन ही जो है ना बिल्कुल संकुचित है, हाँ, 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 और skewed अलग है। ढंग है, सेल्फिश विजन है। हाँ, 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 मतलब हाँ, उनके जो मोटिव फ्लॉड है बिल्कुल, हाँ, जिसे आप तो कहेंगे। हाँ, तो वो जो है जैसा आपको बता दें और थोड़ा बैक में जाए, 71 के वार के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि इंडिया से सीधी लड़ाई में नहीं जीता जा सकता। इसलिए तब से वो प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। और वो प्रॉक्सी वार को लीड कौन कर रहा है? आईएसआई। वो सर, वो जो ब्लीडिंग विद द 1000 ब्लीडिंग cuts, इंडिया थ्रू 1000 कट्स, हाँ। ये उसका डिक्लेयर्ड मोटो है। तो हाँ। इसी में लगी रहती है वो, उसको सारे प्रयास सारे, और इसी नाम का खा रही है, इसी नाम का सर्वाइवल है। हाँ, तो इसलिए ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, इट्स ए वॉर विद द होल कंट्री। तो वो हम सोचे कि खाली बीएसएफ रोक लेगी इसको, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ना, और हम रोज रोज बॉर्डर हम भी पार नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक तो है। वही है कि इसीलिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि हाँ, हाल ही में, मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि हाँ। मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा। जी। उस आर्टिकल में साफ तौर पे आपने ये लिखा कि सर, आपने जैसे पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की बात की, आपने उसमें एक चीज़ और बात बोली कि चाइना, जो भी आपने चाइना का रेफरेंस दिया, तो सर जो चाइना जैसा कंट्री है, जो आज की डेट में टर्की और अजरबैजान उसके साथ खड़े हैं, तो वो भी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री बने। और क्योंकि उनका भी जो मोटिव है वो तभी चल पाएगा जब पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे लीडर होगी। देखिए, चाइना को तो अपने इस पूरे एरिया में, उसकी इंडिया पे इंडियन ओशियन रीजन में उसकी जो हेगेमोनी को कौन रोक सकता है? एक अकेला भी इंडिया। बिल्कुल ठीक है। तो वो भारत को कभी स्ट्रॉन्ग नहीं देखना चाहता। हाँ, ये चाइना की फर्स्ट स्ट्रेटजी है। हाँ, तो वो हमें कभी भी मजबूत नहीं होने देना चाहता, इसलिए हमारे खिलाफ सारे पड़ोसियों को लगा देता है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल में शुरू कर दिया उसने। श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका को तो समझ आ गया, श्रीलंका को थोड़ा समझ आ गया कि ये बड़े खतरनाक लोग हैं, लोन देते और फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो इसलिए ये चाइना तो ये चाहता ना कि भारत जो है ना, जो पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा राइवल है, कि इसी में उलझा रहे, ये लोग वार में उलझे रहे, तो ये डेवलप नहीं होगा। तो हम उनके बड़े राइवल नहीं रहेंगे, दबे रहेंगे। तो चाइना की स्ट्रेटजी है कि हमें इनसे उलझा कर रखें, इसलिए चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है हर एंगल से, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, हर फ्रंट पे उनका साथ देता ओपनली। ठीक है ना? तो ये चाइना की स्ट्रेटजी है। तो इसको सर इंटरनेशनल एरिना में, क्योंकि आपने उस आर्टिकल में भी ये बात बोली और आप इसके पक्षधर भी रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में, चाहे चाइना अगर हमें अब इतनी क्लियरली पता चल गया है, जैसा आप बता रहे हैं कि चाइना ये कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल फ्रंट पे हमें क्या क्या काम करने होंगे? देखिए, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, या उस पे हमने सोचा था कि यूएस हमारा साथ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ इस बार। ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज था कि अच्छा, हाँ, आप देखो, मतलब आप ये मानते हैं कि उतना साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था? कहाँ साथ दिया? डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर गया ना भाई। टेररिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे कश्मीर मुद्दा है, और वो ट्रेड, बाद में ट्रेड की बात है, और कश्मीर के मुद्दे की बात कर रहे हैं। भाई टेररिज्म तो कहीं भी हो, टेररिज्म है। निर्दोष लोगों को आप मार रहे हो, उसकी तो बात ही नहीं की ना। अमेरिका ने भी हल्की सी बात की, वेस्ट ने भी हल्की सी बात की, और कश्मीर से तो लड़ाई चलती रहती है। अरे भाई, कश्मीर की लड़ाई कहाँ? 1000, वो जो उनके ट्रम्प ने बोला कि 1000 78 साल पहले तो पाकिस्तान बना है, तो 1000 साल पहले कहाँ से लड़ाई शुरू हो गई? हम तो सदियों से हमारा हिस्सा रहा है, हजारों हजार साल। बिल्कुल ठीक है। हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है कश्मीर, वहां से कितनी सारे हमारे वेद और वो सब बने हैं। तो ये सब जो है, उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को पीछे धकेल के कहीं ना कहीं इसको परस्पर वो बना दिया, कश्मीर मुद्दा, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने IMF का लोन जारी रखा। तो ये जो बातें हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, पहले दिन से 47 से यूके तो पाकिस्तान की तरफ ही हल्का झुका हुआ है, क्योंकि उन्हीं का क्रिएशन है। और वो ये नहीं, और वैसे भी उनके लिए वो सेकंड होम है सर, पाकिस्तानियों के लिए, है ना? तो इसलिए हमको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम करना चाहिए।
सर पूरा- अभी एक पूरा रशिया Western वाला भी world- रशिया वाला भी आ गया कि उन्होंने रशिया ने भी एक पाकिस्तान के साथ अभी 3-4 दिन पहले ही एक डील कर ली है, जो स्ट्रैटेजिक डील की है। तो आप यूएस के बारे में बात बोल रहे हैं, तो इतना बड़ा शॉक था ये हमारे लिए कि अगर यूएस हमारे लिए उस तरीके से खड़ा नहीं होता है तो? देखिए, बड़ी बात यह है कि यूएस को समझना होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर उसे चाइना को काउंटर करना है तो इट कैन बी डन ओनली थ्रू इंडिया। इंडिया फिर भी वो कहीं ना कहीं इंडिया से घबराता भी रहता है कि इंडिया एक बड़ी पावर ना बन जाए, हाँ, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैलेंसिंग एक्ट खेलता रहता है। बिल्कुल ठीक। तो ये गलती किसी न किसी दिन यूएस रियलाइज करेगा और इसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हमें जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे यही इंश्योर करना है कि यूएस को ये समझा सकें। ठीक है। तो सर ये तो यूएस का पार्ट हो गया, बट इंडिया के लिए जो इंटरनेशनल अलाइज हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अब हमें बिल्कुल नई तरीके से, क्योंकि ये जो इस 2 दिन या 3 दिन के कॉन्फ्लिक्ट ने हमें ये तो दिखा दिया कि हमें अब इंटरनेशनल एरिना में नए दोस्तों की ज़रूरत है, या पुराने दोस्तों को फिर से अपने पास वापस लाने की ज़रूरत है अगर वो कहीं हमसे विमुख हो गए तो। एक बैकग्राउंड और बता दूं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। अभी पिछले 10 सालों से हम इंडिया ने ये स्टैंड लेना शुरू किया है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं कि जो मेरे देश के इंटरेस्ट में होगा मैं वो निर्णय लूंगा। हमेशा अमेरिका के फेवर में, हमेशा रशिया, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने यूक्रेन रशिया वार में ये ऐसा स्टैंड लिया कि जो मेरे देश के इंटरेस्ट में मैं वो लूंगा। सही भी है, परंतु इतना स्ट्रॉन्ग देश को कोई देखना नहीं चाहता। ओके, नो पावर विल लाइक ना कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अपने निर्णय खुद लेने लगे। ऑलरेडी अमेरिका ने एक चाइना जैसी चीज खड़ी कर ली है, वो एक दूसरा चाइना। तो वो लोगों को ये भी डर लगा रहता है। अच्छा। कहीं ना कहीं जब हम पावरफुल हो रहे हैं तो बाकी लोगों में कहीं ना कहीं वो भी उसको भी रोकना चाहते हैं। हम इकोनॉमिकली भी पावरफुल हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली पावरफुल हो रहे हैं। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स हैं, तो हमें बहुत संभल के चलना होगा। और चाहे रशिया हो, अमेरिका हो और वेस्टर्न वर्ल्ड हो, सब जगह हमें हमारा नैरेटिव को अच्छे से समझाना पड़ेगा। और ये जो फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट किए हुए हैं लोगों ने, यही 1000 साल पुराना झगड़ा, इतना फॉल्स नहीं, तो इन सबको उनके दिमाग से निकालना पड़ेगा। और कश्मीर का रियल नैरेटिव जो है, ये तो हमारी सेंटर का हिस्सा रहा है। आप समझिए, सिंधु सरस्वती गंगा की जो पूरी ये संस्कृति है हमारी, जिस नाम से इंडिया को जाना जाता है, उसका सेंटर था कश्मीर। बिल्कुल ठीक बात है, कश्यप ऋषि से निकला कश्मीर। यस। तो ये सब सोचना जो है, ये सारे नैरेटिव्स चेंज करने की जरूरत है। सर कमिंग बैक टू जो घटना घटी, और आप सर बीएसएफ में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए आप हमेशा एक वोकल रहे हैं कि उसको युद्धकालिक फोर्स की तरह हमें तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक शायद बीएसएफ का एक रोल है कि वो एक शांति काल में एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो वो करती है। तो आप वो क्या विचार है सर आपका कि उसको कैसे तैयार किया जा सकता है और क्यों करना चाहिए? अमित जी, जो ऑपरेशन सिंदूर के आफ्टर मैथ में मैंने ये आर्टिकल में ऐसा मेंशन किया है जी, क्योंकि मैं 4 साल बीएसएफ में रहा, पंजाब फ्रंटियर पे भी मैं आईजी रहा, तो हमेशा से ये माना जाता है कि बीएसएफ पीस टाइम रोल में है। ठीक है, बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, और जब अगर कभी वॉर हुआ तो आर्मी आगे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो अभी हमने देखा ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद, कि अब ट्रेडिशनल वार हो सकता है, हो ही ना। बिल्कुल, और नहीं होगी सर। इन 3 दिनों ने दिखा दिया, तो घर बैठे वार हो रहा है। बिल्कुल, अपने देश से ही आप ऐसे वो वीडियो गेम बन गया है सर। घर में बैठ के आप एक ड्रोन चलाते हैं, ऐसे मिसाइल छोड़ रहे हो, ऐसे ड्रोन छोड़ रहे हो कि आप बॉर्डर कब पार हो आपको पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में आर्मी पे कहाँ वो है कि टाइम या तैयारियां कि वो बॉर्डर पे जाएगी। ठीक, पहले क्या होता था कि एक अटैक होता था, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती थी, आर्मी को मूव किया जाता था। एक प्रकार से तो वार टाइम था। 400 ड्रोन उनके यहाँ आ गए, तो इससे बड़ा क्या होगा। किंतु फिर भी हमारी आर्मी तो वहां तक नहीं वो हुआ। तो मेरे विचार से बीएसएफ को थोड़ा वार टाइम रोल के लिए तैयार रखना पड़ेगा। मतलब अब ये और ज्यादा, पहले से और ज्यादा अब टाइम आ गया है कि टाइम आ गया। हाँ, और उसमें ये है कि उसका मेन रोल वही रहे, पीस टाइम, किंतु वार टाइम की भी उसकी तैयारी रहे, और आर्मी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज भी रहे। ओके, ताकि आर्मी उनको ट्रेन करे उस वॉरफेयर में, या कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन की ड्रिल होती रहे। सर अभी बिल्कुल नहीं होती है, मतलब होती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। हाँ, उसको बढ़ाने की जरूरत है कि जब नौबत आए तो दोनों के कोऑर्डिनेशन में टाइम ना लगे। ठीक है, और रिसोर्सेज भी जो बेस्ट रिसोर्स आर्मी के पास हैं,
वो बीएसएफ को भी देने की जरूरत है। सर एक चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि हम लोगों ने भी कोस्ट गार्ड के साथ काफ़ी काम किया था। कोस्ट गार्ड भी बीएसएफ जैसा ही रोल हाँ, प्ले करता है, yes। बट कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, बट बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो शायद कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन लैक कर जाता है बीएसएफ और उसके मामले में। क्या आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, या एक सजेशन हो सकता है कि बीएसएफ को भी आर्मी के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में लाया जाए? मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूँ। ओके, हाँ, क्योंकि बीएसएफ कुल मिलाकर के मेजर रोल उसका पीस टाइम ही है। हाँ, बॉर्डर्स की सुरक्षा है। हाँ, बॉर्डर की सुरक्षा के जितने मुद्दे हैं, हाँ, इन्फिल्ट्रेशन हो, ड्रग स्मगलिंग हो, वेपन स्मगलिंग, सारे इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। ओके, और इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखता है? एमएचए देखती है, है ना। तो हमें उसे डिफेंस में ले जाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमको जो जरूरत है कि एक रेगुलर बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज होती रहे। ओके, ओके, एक। हाँ, और दूसरी जो जरूरत है, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जो लेटेस्ट आर्मी के पास हैं, जो क्रॉस बॉर्डर राइवल के पास है हमारे, उनसे मैचिंग इक्विपमेंट या उनसे सुपीरियर, मतलब वो हमारे बीएसएफ को भी करते रहने की जरूरत है, जिससे कि मेरा बीएसएफ का जवान भी उसमें ट्रेंड रहे। जैसे अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन्स के थ्रू अटैक हो रहे हैं, तो काउंटर ड्रोन तो आना ही पड़ेगा ना। एंटी ड्रोन्स, वही काउंटर ड्रोन, एंटी ड्रोन, तो उसको करना है। तो उसके लिए अब सिर्फ एयरफोर्स पे हो ऐसा नहीं, मुझे उसकी बीएसएफ की एयर विंग पे भी आ जाए, बीएसएफ एज एन एयर विंग। तो वो सारे, मेरा मतलब है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमें इनको एक जिसे कह सकते हैं पार्शियल वार टाइम रोल के लिए भी और बेटर इक्विप करना पड़ेगा। तो सर जैसा आपने अभी बताया कि बीएसएफ के बारे में, मैं उसको इस चीज़ को, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा आप इनपुट दे रहे हैं, तो इंटरनल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये जो 3 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके जो आफ्टर मैच हुए, हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा। और मेरे ख्याल से जो वॉर, नेक्स्ट वॉर आएगी या जो फ्यूचर वॉर्स आएंगी, वो इसके 10x 100x आएगी। और जिस तरीके से चीज़ें आई, जो जैसे आपने ड्रोन के बारे में बताया, तो बीएसएफ को टेक्निकली किस किस चीज़ों में हमें कैसे, आप कुछ इन डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में हमें देखिए, पहले तो मैंने जो अभी आर्टिकल लिखा दैनिक जागरण में आया जी, एडिटोरियल पेज, हाँ, उसका मेरा फुल टाइटल जो था वो ये था, सेमीफाइनल में भारत का पलड़ा भारी। ओके, फाइनल की करनी होगी बड़ी तैयारी। हाँ, तो सेमीफाइनल जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी, ब्रह्मोस और वो सफलता रही है, बिल्कुल ठीक है, परंतु हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। हमें फाइनल के लिए और बड़ी तैयारी करनी होगी। और जहाँ जहाँ गैप्स अभी निकले हैं, जैसे मैंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बताया, उसको हमें कवर करना है। ऐसे ही मेरी अपनी नज़रों में ये भी एक छोटा सा उसमें वो है कि बीएसएफ अपने पीस टाइम रोल में कंटिन्यू करे, जारी रहे, पर उसका जो वार टाइम रोल है उसके लिए उसे ट्रेन करना और इक्विप करना। सो इक्विपमेंट में कुछ बता सकते हैं कि उन दोनों को बेटर करने की जरूरत है। नहीं, जैसे आपने एक काउंटर ड्रोन की बात की, तो इक्विपमेंट में काउंटर एविएशन विंग भी बीएसएफ के पास होनी चाहिए या है, लेकिन एयरविंग थी पहले से रिड्यूस हो गई वो। ओके, अब वो बिल्कुल नए तरीके से उसको और बेटर करने की जरूरत है और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। जी, ठीक है। और जो हमारी सर्विलांस टेक्निक्स हैं, जो हम दूर तक देखते हैं राइवल साइड में, ठीक है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए बीएसएफ पे हैं, लोरोस वगैरह और भी हैं, तो उसको हम और सैटेलाइट डाटा वगैरह से हम उसको वो कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। जी, एआई बहुत बात होती है एआई की, और अब जो फ्यूचर वॉर बोली भी जा रही है, जो इतने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं कि एआई ही अब अगली बार लड़ाई करता है वो दिखाई देगा, और मैंड जो वॉर है उसके दिन ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो एरियल हो, चाहे वो मैनुअल हो, आर्टिलरी, इसकी शायद अब ज़रूरत, मेरे ख्याल से जो हमने 99 में देखा कारगिल वॉर में या उसके बाद देखा, वो अब ख़त्म ही हो जाएगा। ये बिल्कुल एक नई तरीके की लड़ाई होगी। देखिए, कुछ तो इस बार भी दिखा जी, परंतु फाइनली ड्रोन्स आए, उसको हमारे उसने S-400 सिस्टम ने काउंटर भी किया। ठीक है, इसके बावजूद अगर कभी भी पोजीशन की बात आती है ग्राउंड पे, वो तो मैनुअली करेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, वहाँ तो एआई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैनुअल जो फोर्स है उसकी वैल्यू तो हमेशा रहेगी, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, फर्स्ट थिंग, क्योंकि ग्राउंड डोमिनेंस तो आदमियों ने ही करना है ना। बिल्कुल ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। परंतु साथ साथ जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो उसकी अपग्रेडेशन जरूरी है। हमें हमारे जो 2 मेन राइवल्स हैं,
पाकिस्तान और चाइना, उन पे एकदम क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज इंटेलिजेंस क्या हो सकता है, उनके पास क्या क्या आ चुका है, वो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। मेरे विचार से ऑपरेशन जो इनका पहलगांव वाला जो आतंकवादी हमला हुआ जी, ये 1 साल से भी पहले से प्लान था, ये मेरी अपनी सोच है। क्योंकि तब से पाकिस्तान के दिमाग में खुरापात आ चुकी थी, और पहले उन्होंने बांग्लादेश में वो कराया तख्ता पलट, बिल्कुल ठीक बात वो है। भी उसी का हिस्सा है। अच्छा ऐसा उसके है। पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान है। हाँ, मतलब यूएस के बारे में बात की जा रही है, ISI वो सब इन्हीं की चाल है, इन्होंने यूएस को मैनेज किया कि हाँ इसी कराई है। तो उससे सर क्या फायदा है पाकिस्तान को? इंडिया को वीक करके रखो, दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। तो ये जो मैं उस पे आ रही मेरे इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट बैठी थी बांग्लादेश में, शेख हसीना तो यहीं पड़ी है, यहीं चाणक्यपुरी में रही है, यहीं पड़ी है, तो शी वाज प्रो इंडिया। तो वो उनको उनके चुप रहा था उनको, तो वहां पे आंदोलन करवा करके उसको आउस्ट कराया। तो ये सारा उसी स्ट्रेटजी का प्लान है। तो सर मैं बांग्लादेश पे आ भी रहा था, बांग्लादेश से घुसपैठ, क्योंकि आप BSF में रहे हैं, आपने ईस्टर्न फ्रंट की बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता है। तो वो जो घुसपैठ हो रही है वो इधर कहा जाता है कि काफ़ी बढ़ भी गई है, और जिस तरह से चल रहा है वो कितनी बड़ी खतरा है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? बहुत बड़ा खतरा है, और पता नहीं वो मतलब उसको कुल मिला के हमारा डेमोग्राफी को चेंज कर दे रहे हैं लोग। और वो ठीक नहीं है। मैं साउथ बंगाल फ्रंटियर पे रहा हूँ, मालदा कलकत्ता क्षेत्र में, पूरा बॉर्डर जो है ऑलमोस्ट बांग्लादेशियों से भर गया है। तो वो चिंता की बात यह है कि किसी दिन जब वार होगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, तो ये लोग हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं? उनकी ओरिजिनल एफिलिएशन तो बांग्लादेश के साथ रहेगी। तो ये चिंता का विषय है। और जो हमारा CA भी आया था, तो और हमको जो है मेरे विचार से इन्फिल्ट्रेशन पे 0 टॉलरेंस लगानी पड़ेगी। और जैसे अमेरिका ने इस बार किया कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको बेइज्जत करके निकालो बाहर, ऐसे ही इंडिया को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, अपने आंतरिक जो पॉलिटिकल इन सब को छोड़ करके। ये भी हमारी ट्रेजेडी है कि वो देश की सुरक्षा का सोचते ही नहीं, अपने वोट बैंक सोच रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से इस टाइम, देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, देश रहेगा तो सब रहेगा, तो सबसे बड़े खतरों में से ये है जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और जिस तरह से इलीगल तो CA इमिग्रेंट्स को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो मेरे ख्याल से मैंने बताया ना, हमारे आंतरिक सुरक्षा के बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जो जिसमें पॉलिटिक्स भी आ गई है, तो वो नैरेटिव्स हैं बहुत सारे, तो उनको सुधार करके आंतरिक रूप से एक हो करके, मजबूत हो करके, मतलब एज अ इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बोल रहे हैं कि इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल, मेरी अपनी सोच ये है कि हमको इलीगल इमिग्रेशन पे 0 टॉलरेंस रखनी चाहिए। उनको आइडेंटिफाई करो और उनको डिपोर्ट करो। क्योंकि हम यूरोप में बहुत सारे देशों में देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए इंडिया में होते हुए देखते हैं, अगर हमने इस चीज को नहीं रोका तो। बिल्कुल भाई, मेरी अपनी आबादी इतनी ज्यादा है, मेरी की अपनी डेवलप कर लूँ वही बड़ी बात है। तो सारे पड़ोसी देश भी हमारी सारे डेवलप होना चाहते हैं, फिर हमारे यहाँ आकर के कितनी तरह की नई प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है। बिल्कुल ठीक, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उससे आतंकवाद हो रहा है, उससे कम्युनल प्रॉब्लम हो रही है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम उस पे हमको 0 टॉलरेंस पे आकर के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करना चाहिए। और अमेरिका ने एक एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई ऐसे भी किया जा सकता है। मतलब आप फ्यूचर में अगर आपकी सजेशन को मान लिया जाता है तो आप फ्यूचर में ये होता हुआ देख सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, हाँ, और मेरे विचार से बांग्लादेश मतलब पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और एक रूप होना चाहिए हमें। अगर बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम में आप देखिए उसका ग्राफ, उसने डेवलपमेंट शुरू कर दी थी। बिल्कुल, मतलब वो टेक्सटाइल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो अगर वो उस ग्रोथ पे रहते तो अगर आपका देश ग्रोथ, तो फिर जरूरत क्या उसे लीगल इमिग्रेशन की? सारे वहां से वो आ रहे हैं, यहाँ पे सारे लेबर कर रहे हैं हमारे यहाँ। अब सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गई है सर बांग्लादेश की। आप तो पता है वो फिर से वो रेडिकल फोर्सेस के उसमें चला गया है। तो इस्लामिक रेडिकलिज्म बढ़ गया वहाँ पे। तो सारी जो उनकी बंगाली आइडेंटिटी थी वो पीछे हो गई है, और रिलीजियस आइडेंटिटी वो आगे आ गई है। बिल्कुल ठीक है सर। ऐसे ही एक और फ्रंट है जिसपे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, वो है इंडिया में जो नक्सलवाद की समस्या थी वो काफ़ी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। पहले वो 126 ज़िले में था, अब वो 18 ज़िले में
तक सीमित हो गया है। और पिछले दिनों एक जो डेवलपमेंट भी हुआ जब 21 मई को एक बसवराज जो उनके बहुत बड़े लीडर थे, बसवराजू, हाँ, उनका एनकाउंटर हुआ। तो ये जो नक्सलवाद है ये कितनी बड़ी समस्या अब रह गई है हिंदुस्तान के लिए? देखिए, मैंने नक्सलवाद पे दो पहले बातें बताऊं जी, कि एक तो मेरा खुद का अनुभव है, मैं 2010 में सीआरपीएफ में था जी। 1 साल, और मेरी 2 बटालियन नक्सल क्षेत्र में थी, बल्कि 2 नहीं 3। और दूसरा मैंने पढ़ा आप शायद ऑपरेशन ग्रीन हंट में रहे थे। 1 साल के लिए था। अच्छा। और दूसरा जो है मेरी किताब भी आई है, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। तो उस किताब में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो इंडिया के हैं उसमें नक्सलिज्म एक मेजर चैलेंज है। तो मैंने इसको बहुत इन डेप्थ स्टडी किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि 2010 में कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे मनमोहन सिंह ने, कि देश की आंतरिक सुरक्षा की नंबर 1 चुनौती है नक्सलवाद। मतलब उस टाइम उन्होंने इसे कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से और बाकी सारे टेररिज्म से ऊपर माना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं पिछले 10 साल के बहुत ही क्लोजली देख रहा हूँ, पिछले 10 साल में सच में बड़ी चेंज आई है। और मैं तो ये क्रेडिट आपको किसको देना मैं तो सच पूछो तो इस मामले में होम मिनिस्टर सर को देना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि मैं डीजीपी कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करता रहा हूँ, उनका बहुत टारगेटेड फोकस्ड अप्रोच है, किसे खत्म करना है, इसे खत्म करना है। तो जो गैप्स थे ना, इसमें गैप्स कहाँ थे? सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं था, सीआरपीएफ अलग, ये अलग, वो सारे गैप्स खत्म करना। फिर क्या होता है ना, 2 तरह की अप्रोच एंटी नक्सल पे चलती है। पहली अप्रोच है सिक्योरिटी रिलेटेड, कि भी जो लोग हथियार उठा रहे हैं उनको तो हमें हथियार से ही डील करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है। उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लगानी है, हमारी इंटेलिजेंस हो, हमारी फोर्टिफिकेशन हो, उनकी एम्बुश हमें न लगे, हमारी एम्बुश में वो फंसे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में हमारा अपर हैंड हो। ठीक। दूसरी अप्रोच है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, कि भाई उन क्षेत्र में वो लोग डेवलपमेंट नहीं होने देते थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, वो आने भी नहीं देते थे, क्योंकि वो आ जाएगा तो ये फिर हमारे कब्जे में नहीं रहेंगे। आपने बताया पाकिस्तान के लिए ब्रेड एंड बटर है, तो नक्सलवाद के लिए वो ब्रेड एंड बटर डेवलपमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। तो उस फ्रंट पे भी हमें डेवलप करना है। पूरे क्षेत्र डेवलप होगा, तब जब डेवलप हो जाएगा, रोजगार होगा लोगों पे, फिर वो नक्सलवादियों के हाथ में नहीं जाएंगे। आप समझ गए ना? तो हमें विचारधारा के अगेंस्ट भी फाइट करनी है, डेवलपमेंट फ्रंट पे भी लड़ना है। ठीक है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी एंगल से उनको पूरी तरह निस्तानबूद करना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्रंट पे, जो 2 मेजर फ्रंट बोले, बाकी छोटे छोटे फ्रंट होते हैं, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, दोनों को पैरेलली चलाना है। कई बार पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हम डिफेंसिव हो गए, फिर कभी कभी हो गया कि भाई अपने ही लोग हैं। भाई अपने लोग हैं तो आप देश में रहना चाहते हो, आपको जो मान लिया विचारधारा आपकी अलग है, तो आपको कोई मना कर रहा है लोकतांत्रिक लड़ाई से? आप आइए, बिल्कुल ठीक है ना, लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए, आइए, पावर पाइए, बन जाइए, सीएम बन जाइए, जो मर्जी बनना है आप पीएम बन जाइए। किंतु अगर आप कहेंगे कि मैं तो बैरल ऑफ गन से लड़ूंगा, तो टेरराइज करके आप पावर लेना चाहते हैं डेमोक्रेसी में, तो वो उनको तो फिर बंदूक से ही लड़ना पड़ेगा। नेतृत्व में वही चेंज आपको दिखाई दिया क्या? तो वो बड़ी चेंज आई है कि भाई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में 0 टॉलरेंस है। ये बार बार ये लचीलापन नहीं कि कभी हम टाइट हो जाएंगे, कभी हम लूज हो जाएंगे, कभी हम ओवर डिफेंसिव हो जाएंगे। 2010 में इतने डिफेंसिव हो गए, जब मैं 1 साल था, कि फोर्सेस ने अपने कैंप से निकलना बंद कर दिया। दंतेवाड़ा के बाद जो 76 लोग मारे गए, वो 6 अप्रैल की घटना थी 2010 की। फोर्सेस को ऑर्डर दे दिया गया कि कोई कैंप से बाहर नहीं निकलेगा। भाई फोर्स वहां बैठी है, कैंप से बाहर किस लिए बैठी है? अब फोर्स जब खुद को नहीं बचा पा रही, तो फिर आप पब्लिक को क्या बचाओगे? मतलब ये सिचुएशन थी, यहाँ से आज वो 18 आज उसमें आ गए, तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस हिल गया ना, ये फोर्स क्या है, तो खुद को नहीं बचा पा रही। इसलिए जो पब्लिक को, तो भाई बेचारे जो आदिवासी थे, या तो मुझे लगता है ये व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि सर जो आप बता रहे हैं कि कहाँ, क्योंकि वो एक शायद कॉरिडोर का भी था, पशुपति से तिरुपति तक एक कॉरिडोर बनाने की बात आता हूँ जी। तो पहले जो मैं ये बात कर रहा था कि जो आदिवासी है उसे तो दिख रहा ना, या तो भाई फोर्सेज और पुलिस को चुने, या वो नक्सल्स को चुने। उन्हें दिख रहा नक्सल का पलड़ा भारी है, और वो 24 घंटे हमारे साथ है, पुलिस तो दूर है। तो इसलिए मजबूरन उन्हें नक्सलवादियों का साथ देना पड़ता था। नक्सलवादियों का जो आप बात कर रहे हैं, एक टाइम का टारगेट था कि पशुपति से तिरुपति पूरा रेड कॉरिडोर हो जाए। 126 जिलों में उनकी वो थी, इन्फ्लुएंस था।
तो अगर पशुपति से तिरुपति हो जाता है, एक प्रकार से 1/3 भारत उनके हाथ में चला जाता है। मतलब वो एक नया कंट्री। हाँ, 1/3 बिल्कुल ठीक है, लगभग 1/3 देश उनके और हाथ वो में भी जाता है। सब मतलब जो इसे कहते हैं कि नेचुरल संपदा हाँ, से नेचुरल रिसोर्सेज से भरा resources पड़ा, हाँ, प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी वहाँ। हाँ। तो इसलिए जो है ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड से डील किया गया है और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुए हैं, उस सब का बड़ा रिजल्ट है। एक चीज ने और बड़ा काम किया है, उसको मैं DRG बोलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व क्या ग्रुप। चीज है सर ये DRG? DRG जो है छत्तीसगढ़ में ही एक फोर्स बनाई गई है, और जिसमें सरेंडर्ड नक्सलियों को भी मौका दे दिया गया है। ओके, ये कब बनी सर? इसको मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता, मेरे ख्याल से 8-10 साल तो हो गए। अच्छा, तो उसने कैसे चेंज किया सर ये पूरा? क्योंकि देखिए, एक तो उसमें बहुत सारे नक्सली हैं पुराने, उन्हें उनके हथकंडे पता है, उन्हें उनके रहने के स्थान पता है, उनको इंटेलिजेंस जल्दी मिलती है। तो उन्होंने इसलिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। उसी से ये पॉसिबल हो पाया है सर? मतलब वो भी एक बड़ा फैक्टर है। बाकी तो मैंने बोल ही दिया ना, कोऑर्डिनेशन और ये और वो। DRG का ने भी एक सक्सेस में एक उसका अच्छा रोल है सर, क्योंकि आप CRPF में और CAF जिस तरह से काम कर रही है इन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ, एक डेडलाइन दी गई है सर कि 31 मार्च 2026 तक वी वुड बी नक्सल फ्री। क्या आपको लगता है कि हम उस डेडलाइन को मैच कर पाएंगे? बिल्कुल अचीवेबल लगती है मुझे, क्योंकि देखिए सिर्फ 18 जिलों में भी रह गया, उनमें से भी 6 अति प्रभावित है। 4 छत्तीसगढ़ के हैं, एक उड़ीसा का है और एक महाराष्ट्र का। ठीक है, गढ़चिरोली। तो 6 जिले, इन पे हम फोकस करके, तो ठीक है, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ड्रोन्स के थ्रू भी देख सकते हैं। तो मेरे विचार से जिस स्पीड से 24-25 में काम हुआ है पिछले 2 साल 3 साल में, तो अगर ये शिकंजा ऐसे ही कसता रहा तो डेडलाइन मीट हो जाएगी। ओके, तो मतलब नक्सल वुड बी। पर यहाँ पे हमें कुछ लोग आवाज उठाने लगे कि ये हमारे लोग हैं, इनको माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया जाए, जो सरेंडर करने को तैयार है जरूर किया जाए। सर, विचारधारा की आपने लड़ाई की बात बोली, सुनिए, जो सरेंडर करने को तैयार है उन्हें जरूर माफ किया जाए, किंतु जो फिर भी हथियार उठा के लड़ा है, उसे क्यों माफी? एक स्कीम भी आ गई है शायद कि अगर आप AK-47 लेके आते हैं तो 4 लाख रुपए ले जाइए और आप मुख्य धारा में आ जाइए। आ गई है, वही मैं कह रहा हूँ जी। माफी का मौका उन्हीं को मिलेगा ना जो सरेंडर करना चाहता है, किंतु जो अभी भी लड़ने को तैयार है उसको लड़ाई से ही फिर मारना पड़ेगा, या उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब हमें, मेरा कहने का मतलब है, जो अभी भी बंदूक उठा के रखना चाहता है वो उसमें माफी का कॉलम नहीं, तभी जाके हम वो डेडलाइन मीट करेंगे। क्योंकि फिर हम ढीले ढाले हो गए ना, ढुलमुल हो गए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सरेंडर का मौका है, आप आ जाओ ना, सारे सरेंडर करो, हम क्या मना कर रहे हैं। आपने अभी विचारधारा की बात बोली सर, तो और कुछ सालों पहले एक वर्ड कॉइन किया गया जो शायद बोला गया कि वो उतना ही डेट्रीमेंटल है जितना नक्सलवाद अपने आप में, वो है अर्बन नक्सल, जो शायद इनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, वो एक विचारधारा जो उसको सपोर्ट करती है। तो उस हिसाब से सर, विचारधारा फ्रंट के ऊपर जो हम लोगों को एज अ देश, एज अ कंट्री और गवर्नमेंट, वो किस तरीके से इससे लड़ रही है, और क्या वो पर्याप्त है उस विचारधारा से लड़ने के लिए, ताकि ये दोबारा कभी सर ना उठाए ये समस्या? जी, विचारधारा मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि बसवा राजू जैसे लोगों को खत्म किया जा सकता है, पर विचारधारा को खत्म करना आसान नहीं। ठीक है, तो विचारधारा के लिए हमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जिनको बोलते हैं, उसी फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, हमें कहीं ना कहीं हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि एक विदेशी विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स और माओ, उन सबसे प्रभावित। इंडिया में कहाँ सफल हुई? वो डेमोक्रेटिक रोल में भी आए उनके कुछ लोग। और वैसे भी डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा है, मैं तो इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूँ, तो वो डेमोक्रेसी में कई जगह पे वो सक्सेसफुल नहीं है वो विचार। मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये एक थोपी हुई विदेश से आयातित विचारधारा है, और फिर भी उसके कुछ में लोग, हमारे कुछ लोग उसके जाल में रहते हैं। पर हमें हमेशा सजग रहना होगा इसके अगेंस्ट। मतलब विचारधारा का काउंटर भी रेगुलरली जरूरी है ना। उसके हम मतलब एक कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते कि जी अब हमने लड़ाई जीत ली, अब शांत से बैठो, ऐसा नहीं। क्योंकि विचारधारा से लगातार ये हमें ये काउंटर प्रोपेगेंडा जिसे बोलते हैं, इस काउंटर प्रोपेगेंडा की जरूरत है कि ये विचारधारा हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और जिसको अपनी बात कहनी है उसको बात कहने का अधिकार है। जो वो
कोई समाजवादी है, कोई बीच का है, कोई हाँ सेंट्रल लेफ्ट राइट जिसकी बात है, जहां भी सब हो हैं, बट है सबको, आपको चुनाव सब लड़ने, डेमोक्रेसी के अंदर आपको सबको चुनाव का अधिकार है। जी जी आप आइए, लोगों के जी, हित में काम करिए। अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो अपने उस पर आप जब कहेंगे कि मैं तो जबरदस्ती जो है ले लूंगा, फोर्स से ले लूंगा, AK-47 के थ्रू ले लूंगा, पावर हथियार लूंगा, वो गलत बात है। जी तो सर, उसको स्थान नहीं होना चाहिए। आपने टेररिज्म के बारे में बात की, आपने नक्सलवाद के ऊपर बात की। सर एक कॉकस है जो शायद है टेररिज्म, नक्सलवाद और ड्रग, जिसको नार्कोटिक्स बोलते हैं, वो एक मतलब वो आपने इस पे काफ़ी बड़ी स्टडी भी की है, आप इसके एक्सपर्ट रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में आपने वो देखा है। सर आज की डेट में नार्कोटिक्स जो है वो कितनी बड़ी समस्या है भारत के लिए? देखिए, अब अगला फ्रंट हमें नार्कोटिक्स का ही झेलना है। अच्छा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के 3 बड़े चैलेंज थे। ठीक है। 2010 में जब हम BSF CRP में थे, 11 से मैं BSF में था, 14 में मेरी किताब आई आंतरिक सुरक्षा। तो 3 बड़े थिएटर माने जाते थे भारत के आंतरिक सुरक्षा के। नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 3 नक्सल क्षेत्र। ये तीनों कंट्रोल हुए पिछले 10 साल में। पहले से बेटर हुए हैं तीनों। काफी बेटर हुए हैं, काफी बेटर हुए हैं। जो नए 2 फ्रंट आए हैं वो है ड्रग्स और साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। तो ड्रग्स का वो फ्रंट है, दुनिया में टेररिज्म को फंड करने का नंबर 1 माध्यम है ड्रग्स। ओके। जो टेररिज्म का पैसा आ रहा है, इन पे हथियार आ रहे हैं इतने सारे, कहाँ से आ रहे हैं? सब ड्रग्स मनी है। जो हेरोइन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में 1 लाख रुपए किलो बनती है, वो इंडिया में आते 1 करोड़ हो जाती है। इंडिया में आते 1 करोड़ हो जाती है, और अमेरिका चले जाए तो $1 मिलियन, यानी 8.5 करोड़। तो 1 रुपए का 800 रुपया बन रहा है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? बिलियंस में पैसा है, वो सारा टेररिज्म को फंड करने में जा रहा है। तो ये भी हमारा राइवल कंट्री है ना, ये भी उसी की चाल है। ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, जो ISI है, ये भी एक कट है। यस, ये भी वन ऑफ द कट्स है। युवा पीढ़ी को उलझा दो ड्रग्स में, लड़ने वाला कौन बचेगा फिर? और पैसा हमारे पास आएगा सारा। मतलब वो डबल वहमी है, एक तो पैसा भी आ जाएगा, दूसरा आप अपनी वर्कफोर्स को खराब कर देंगे, वो भी नपुंसक हो जाएगी। और क्या ड्रग्स में जो उलझ गया वो क्या लड़ेगा? तो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ में आ गई है। वही समझ तो सबको आती है, पर कंट्रोल कितना नहीं, हो आप पा बोल रहा रहे है? ना कि हमारे बोला जाता था कि जब हमारे इंटरनल DGP कॉन्फ्रेंसेस होते थे, ये बोला जाता था बिल्कुल बिल्कुल वो सब। इसलिए गृह मंत्रालय बहुत स्ट्रांगली इसके पीछे लगा हुआ है। बहुत स्कीम आई है, पर सफलता का लेवल अभी वो नहीं है जो हमें इन 3 थिएटर में मिला है। सर तो क्या हमें करना चाहिए नया, अगर हमें इस चीज़ को रोकना है? एक तो हमारी युवा पीढ़ी को हमें उससे बचाना ही है, जैसे आपने बोला। दूसरा, हमें उस फंडिंग को भी रोकना है। अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? इस पे भी कई फ्रंट पे वार लड़ना है जी। सबसे पहले तो अपनी युवा पीढ़ी का वो फ्रंट है कि डिमांड खत्म हो, उनको समझ आए कि तुम किस जाल में फंस रहे हो। डिमांड साइड पे अटैक करना है कि जब मतलब एक हमें एक अभियान चलाने हैं कि उनको समझाया जाए कि ड्रग्स मजा नहीं, ड्रग्स सजा है। ठीक है, ठीक है। ड्रग्स आपके लाइफ को खत्म करती है, देश की सुरक्षा को कमजोर कर रही है। तो एक तो उस फ्रंट को जीतना है। दूसरा, जो इनके जो बड़े सप्लायर हैं, बड़े जहाँ से सोर्स बाहर से आ रहा है, उसको उनको हमें खत्म करना है। इसकी सप्लाई साइड, जो कार्टेल्स हैं बड़े बड़े, वो ये सर सप्लाई आती कैसे है? क्या नेटवर्क होता है? बहुत सारे तरीकों से। गुजरात में पकड़ी गई थी कई 1000 करोड़ की ड्रग्स। जी पोर्ट पे पकड़ी है। मैं जब पंजाब फ्रंटियर में BSF था, BSF में IG था, 22 किलो ड्रग हमने एक दिन पकड़ी, 22 किलो हेरोइन। आप समझ लिए, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट थी तो 176 करोड़ की हो गई। एग्जैक्टली। तो वो क्या करते थे, वो उन्होंने पाइप लगा रखा था उस हमारी फेंस के बीच से, और पाइप में से 1-1 किलो के पैकेट भेज रहे थे, पुश कर रहे थे। आप समझ गए? जैसे कि मोटे पाइप पानी देने के होते हैं, वो बिछा दिया रात में, और उसमें से पुश कर रहे थे। इधर कोई किसान के थ्रू उठवा रहे थे। किसान क्या, वो तो जो ड्रग स्मगलर हैं उनके थ्रू उठवा रहे थे। सर मैं पंजाब, क्योंकि मैं एंसेस्ट्रली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब में तो इतनी बड़ी समस्या है ये। तो क्या राज्य सरकार के एंड पे आपको वो विल कम दिखाई देती है कि हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम इसकी सप्लाई को ब्लॉक क्यों नहीं कर पाते? विल तो है, पर कहीं ना कहीं अभी जितने बड़े लेवल की विल चाहिए उतनी नहीं है। एक बात और है, एक जो बड़ा गैप मैंने देखा है, वो ये है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जितने जिस क्वालिटी के खुलने चाहिए हो नहीं रहा है। ओके।
मैंने तो उत्तराखंड में भी बहुत प्रयास किया, हो नहीं पाया अभी तक। कि क्या लैकिंग है सर, मतलब क्या होता है? भाई गवर्नमेंट सेक्टर वाले एक दूसरे पर टालते रहते हैं कि ये तो हेल्थ का काम है, कोई बोलेगा समाज कल्याण का काम है, कोई बोलेगा पुलिस का काम है। ठीक है, मतलब अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई फंस जाता है, कोई युवा हमारा फंस गया है, उसको बाहर लाने उसको के लिए, बाहर वो ड्रग de-addiction डेल्स लाने में के लिए, कैसे आए, फिर वो प्राइवेट में जाते हैं और प्राइवेट वाले दुकान खोल के बैठे हैं। दे डोंट ट्रीट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। इनको काउंसलिंग की जरूरत है, इनको मेडिकल एड भी चाहिए, साइकोलॉजिकल एड भी चाहिए। यस है, उसकी बजाय वहाँ उनको डंडों से उस तरह से बांध के रखा जाता है। तो वो तो ये इस फ्रंट पे हमें क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, मतलब अगर ये क्वालिटी बढ़ाए तो काफी लोगों को वापस लाया जा सकता है, वापस आ सकते हैं। यस, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जानते मेरा बच्चा फंस गया, उसको वापस कैसे लाएं। वो जेन्युइन एफर्ट्स कर रहे हैं और जेन्युइन सेंटर्स, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स वो कम है, उसकी बहुत जरूरत है। तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार इसमें कुछ कर सकती है या ये तो राज्य सरकारों का काम है। हाँ, क्योंकि प्राइमरीली मैं सोचता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को इसको टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो आपने सर, क्योंकि आपके लिए उत्तराखंड में ये बहुत बड़ा मैनेज था, आपने देखा भी होगा, क्योंकि यहाँ राज्य के लिए मैनेज है, तो आपने कभी बहुत चर्चा हुई, बहुत प्रयास चल रहे थे। जब मैंने छोड़ा उन दिनों भी आखिरी में मीटिंग हो रही थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में ही तय हुआ था कि वो सेटअप करेंगे। मतलब अभी गैप बाकी है। मतलब एक सिक्योरिटी एंगल पे कि सिक्योरिटी एजेंसीज को और अलर्ट होने की जरूरत है, साथ में एक सोशल एंगल के ऊपर, हेल्थ एंगल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ओके। और अगर हम नहीं किया तो ये हमारी सिक्योरिटी को डायरेक्ट चैलेंज है। यस, ये ड्रग्स एडिक्शन जो है, मैंने बोला ना, दो तरफा हुआ ना। एक तो आपका इसका सारा पैसा कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं उनके हाथ में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे देश के लिए खतरा बन रहा है। दूसरा, हमारी युवा पीढ़ी इसके जाल में फंस गई, तो उसके लिए तो मुद्दे बचे नहीं, सारे मुद्दे खत्म। उसे तो बस ड्रग्स चाहिए, उसका टाइम हो गया तो उसकी बॉडी डिमांड करने लगती है, फिर वो कुछ भी करता है ड्रग्स के लिए। उस टाइम वो आपकी राष्ट्रवाद की या किसी भी तरह की बात नहीं करेगा ना, उसे बस ड्रग्स चाहिए, उसको तो वो ललक लगती है उस टाइम। तो उसने ऐसे जाल में फंसा दिया कि ये सोचेगा ही नहीं बंदा, मतलब अपने देश के बारे में या किसी के बारे में। सर, कमिंग बैक टू योर ओन कैडर जो उत्तराखंड है और जो आपकी अपनी कर्मभूमि है, आपको एक सुपर कॉप की तरह जाना जाता है, और एक उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जो एक बहुत डेवलपमेंटल स्टेट है, अभी नया बना है, तो उसके डीजीपी के रूप में आपने बहुत सारे केसेस के ऊपर काम किया और काफ़ी कमेंडेशन भी आपको मिली, काफ़ी वो भी मिली। एक घोटाला हुआ था सर, यूके पीएससी से रिलेटेड जो पेपर स्कैम था, और उसको पुलिस ने जिस तरह से हैंडल किया, मेरे ख्याल से आपके नेतृत्व में वो किया गया, वो कितना बड़ा चैलेंज था सर? क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पेपर लीक है और जो नौकरियों में घोटाला हो रहा है, ये आज की डेट में एक नॉर्म ऑफ द सिचुएशन बन चुका है, हर राज्य इससे ग्रस्त है। तो मेरे ख्याल से आपने वो इन्वेस्टिगेट किया, तो कितना बड़ा चैलेंज था, पहले तो वो बताएं। देखिए, यूकेएसएससी घोटाले से शुरुआत था ये जी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था, परंतु मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है उत्तराखंड सरकार की, उत्तराखंड पुलिस की। दोनों के एंगल से देखे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने हेड ऑन लिया चैलेंज को। ये मेरे नॉलेज में डीजीपी बनने के बाद आया, 20-21 के उसमें आया है, बल्कि मैं कहूँगा 21-22 में। जी हाँ, 21 में ही हुआ था और 21-22 में। हाँ, और कम से कम ये 2015 से चल रहा था। हाँ, अच्छा, ठीक है, हाँ जी। तो ये जब मेरे नॉलेज में आया, कोई कंप्लेंट्स पड़ी आई, तो हाँ, तो मुझे एसटीएफ को मैंने सौंपा। एसटीएफ ने कहा सर ये बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, तो उसको कोई दबा भी सकता था। हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सीएम साहब से पूछा, उन्होंने कहा गो हेड, खोलो, अगर स्कैम है तो खोलो। तो उन्होंने भी खुली छूट दी। तो तब इस स्कैम को खोला गया और धीरे धीरे करके मैं आपको बता दूं 2015। मतलब वो पॉलिटिकल विल थी, धामी जी ने आपने आपको यस, इस मामले में उन्होंने पूरी पॉलिटिकल विल दिखाई कि हाँ जी बिल्कुल, कि आप जो है अगर ये स्कैम है, स्कॉलरशिप मतलब ये रिक्रूटमेंट स्कैम, हाँ, तो भर्ती घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं या फर्जी भर्ती हुई है, तो आप इन पे कठोर कदम उठाइए। तो एसटीएफ को मतलब वो पूरा फ्री हैंड पुलिस के पास पूरा फ्री हैंड, या जय सिंह हमारे एसएसपी थे जी। तो हमने एक केस नहीं, धीरे धीरे 5-6 भर्तियों तक हम गए। 2015 से शुरू करके हमने कहा 15 पीछे जाना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में सारी चीजें उठाई।
हाँ। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, आज 90 लोग जेल भेजे मैंने, भर्ती घोटाले जो सारे हैं मिला करके, इंक्लूडिंग वन पास्ट चेयरमैन ऑफ यूकेपीएससी, एंड ऑल्सो जो इसके वो थे जहाँ पे प्रिंट होता था पेपर, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, उनको जेल भेजा। अच्छा। हाँ, पुलिस वालों को सस्पेंड किया, एक भर्ती में पुलिस वाले भी थे। तो हमने टोटल 90 लोगों को जेल भेजा। ओके। और इसके परिणाम स्वरूप मेरे ख्याल से उत्तराखंड इसमें पूरे देश के लिए आइडियल बना, कि जो इतना मजबूत कानून बना। मेरे ख्याल से क्योंकि आपने वो सॉल्व करके दिखाया। बाकी जगह होता है, पेपर लीक होने के बाद पता चलता है, लेकिन वो सॉल्यूशन कभी नहीं होता। वो जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो कभी नहीं पकड़े जाते। तो ये कैसे किया, कैसे सर, मतलब क्या? बस वही है, एक विल चाहिए जी, पॉलिटिकल विल का, हमें वो मिल गया। मतलब ये किया जा सकता है लोगों को, बिल्कुल यू कैन possible नैप है। द कल्प्रिट। इन्वेस्टिगेशन आप डेप्थ में जाते जाइए तो सब है। आजकल डिजिटल पेपर हो रहे, उसमें भी स्कैम निकला था, हमने एक केस उसका भी दर्ज किया जी। तो भाई अगर आप स्ट्रॉन्ग विल पावर से करेंगे तो खुल तो सब जाएगा। प्रॉब्लम क्या ना, या तो ये पैसे वैसे दे के दबाते रहते हैं। इस केस में भी बहुत कोशिशें हुई, आज आपको मैं बता दूं, बहुत कोशिशें हुई, किंतु हम लोगों ने पूरा क्लीन करके कभी छोड़ा। कभी सर, मतलब एज आईपीएस आप एसएसपी भी रहे हैं, यूपी में भी आप रहे हैं, उत्तराखंड में भी रहे हैं, जो आपने बोला प्रेशर, जो एक आईपीएस के ऊपर एक प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, मीडिया ट्रायल का प्रेशर आता है, अलग अलग तरीके, मतलब आपने कभी वो प्रेशर महसूस किया है सर? क्या होता क्या है सर? हम समझना चाहिए सर, व्यूअर समझना चाहिए कि एक पुलिस की और एक ऑफिसर की जिंदगी में कितना बड़ा इसका क्या रोल होता है? देखिए, प्रेशर तो होता है, अब ये नहीं कह सकते कि प्रेशर नहीं होता, ठीक। और तो जुडिशियसली कैसे? खासियत ये बात है कि आपको सारे प्रेशर को झेलना भी है, और जो सही काम है वो करना भी है। प्रेशर तो मीडिया का भी है, प्रेशर कई बारी पब्लिक का भी है, प्रेशर जो है ना आपके जो बाकी स्टेट का जो तंत्र है उन सब का भी है। किंतु उस सब के बीच से आप राइट स्टेप ले सकें, वही आपका चैलेंज है। जैसे मैंने कहा, इसमें पॉलिटिकल विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई गई, और तो काम हो गया। अच्छा, कभी आपने ये देखा सर कि पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल विल पावर ना हो, या पॉलिटिकल विल आपको वो चीज़ करने पे मजबूर करे कि जो सही ना हो, तब आप उसमें आपका मूल मंत्र क्या होता है? नहीं, हमने तो यही देखा है लाइफ में, ऐसे एक आध बार मौके आते हैं, किंतु मूल मंत्र यही होता है कि जो सही है वही करो। अगर मैं आपको बता दूं, मैं जब यूपी में था, 11 साल यूपी में रहे हम जी। मेरे ख्याल से एसटीएफ भी आपके टाइम पे बनी होगी सर, यूपी एसटीएफ, जो एक मॉडल है उसके बाद। यस, वो 95 के आसपास बनी थी। मैं 89 से 2000 तक था। तो एएसपी इलाहाबाद से शुरू किया था, एसएसपी मथुरा मेरी आखिरी पोस्टिंग थी। जी। तो आप समझ लो मेरे 11 साल में 16 ट्रांसफर हुए। अच्छा, तो ये भी होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ सर, क्यों हुए? मतलब ये सर, हमने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के कहानियां पढ़ी हैं सर, क्यों, मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल विल नहीं होता है या प्रेशर होता है, क्या क्या हो जाता है? भाई इसी से आप समझ लीजिए ना कि प्लेन सी बात है ये। जैसे आपने कहा कि मेरा काम है कि जो सही है सही का स्टैंड लेना, सही करते रहना, तो मोस्टली सफल होता है, मोस्टली सफल होता है सर। लेकिन आप डीजीपी, आप जब कभी जब आप स्टैंड ले जाते हैं तो कभी आपको शिफ्ट भी होना पड़ता है। वो भी सर एक बहुत उसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम मान के चलो। मैं अपने जर्नलिज्म का बता रहा हूँ सर, प्रेशर होता है, एडिटर का प्रेशर होता है, उसके बाद मालिक का प्रेशर होता है, मेरे को पता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। एक पिक्चर आई थी सर, शायद आपने भी देखी हो, पेज 3, उसमें एक डायलॉग था कि टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम है। अब सर, आपने अभी बात की भर्ती घोटाले की, भर्ती घोटाला आपने सॉल्व किया एज अ डीजीपी ऑफ अ स्टेट, वो आप कर सकते हैं, बट एक एसएसपी या जो सबसे पहले आईपीएस की पोस्ट होती है वो सीईओ होती है, सीईओ रहते हुए उस पॉलिटिकल प्रेशर को या उस प्रेशर को जो बाहर से किसी भी तरीके से आ रहा है, मिटिगेट करने का क्या तरीका होता है? क्योंकि सर यू हैव मतलब क्लाइंब अप द लैडर, आप एक सीईओ से लेके डीजीपी बने। देखिए, ऐसा होता है, मेरी किताब जो है ना, खाकी में इंसान, मेरी पहली किताब है। जी हाँ, और उसमें इंग्लिश में भी है ह्यूमन इन खाकी। तो मैंने इस बात को उसमें बहुत क्लियरली लिखा है अमित जी, कि इसी सिस्टम में हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसी सिस्टम में डिलीवरी ऑफ जस्टिस इज पॉसिबल। ये बहाना बनाते हैं कि हम ये सिस्टम ये खराब वो खराब, कैसे करें, तो वो सब बहाने हैं। अगर आप में विल पावर है ना, इच्छा शक्ति करने की, डिलीवर करने की, आप कर पाएंगे। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं तो कहूँ, मैंने लाखों लोगों की हेल्प करने में मैं सफल रहा हूँ। और जो एक आध बार
ऐसी चीजें आती हैं जो आपने बोला, ठीक है, तो आप तैयार रहिए, शिफ्ट हो जाते हैं, इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, क्या बड़ी बात है, यू बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सर ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट दिस, जो आपने बोला कि मैंने इतने लोगों की सहायता की या यू हैव चेंज द लाइफ ऑफ दोज पर्सन्स, क्या ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही यही होता है? यही होना चाहिए, किंतु इसके बहुत आगे चले जाते हैं बहुत लोग। अच्छा, है नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा है, अगर आप ओवरऑल मेरे से पूछेंगे, जी, करीब 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो सुपर कमिटेड रहते हैं, पैशनेट रहते हैं, जो रियली डिलीवर करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो करते हैं। 30%? 20-30%, जी। 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी साइड पे होते हैं एकदम। सर ये ठीक बहुत है। बड़ी बात बता रहे हैं आप समझ गए। हम्म। बाकी तो मौका देखते हैं, हाँ, जैसा टाइम वैसा बिहेव करते हैं। तो सर मतलब वो दोनों तरफ जाने के उसमें रहते उसमें हैं। जो ड्रिल है सर यूपीएससी का चयन करने की, और जो जितना फेमस है 12th फेल जैसी पिक्चरों ने उसको और फेमस बना दिया है, तो वो ड्रिल में क्या वो जो अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं कि 30% वो है जिससे इंडिया को बेटर बनाने में ये ऑफिसर्स हेल्पफुल हैं, तो इसको अगर बढ़ाना है तो क्या उस ड्रिल को चेंज करना पड़ेगा, क्या बदलाव लाना चाहिए? देखिए, ड्रिल में क्योंकि तो कोई यूपीएससी कमी में नहीं भी है। सर आपकी बहुत सारी बुक्स यूपीएससी में एज अ रेफरेंस बुक पढ़ी जाती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, ड्रिल में कोई कमी नहीं है, पहली बात तो। और ये वो एग्जाम है जो आज भी 100% फेयर है, फेयर है, यस एकदम। यस। और जो बिल्कुल गांव से जैसे निकले बच्चे को उठा करके ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंचा देता है। हम भी उन्हीं में से, हम भी बिल्कुल प्योर गांव से निकल के आए थे जी। तो ये बिल्कुल फेयर एग्जाम है। अब एग्जाम का पैटर्न 2-3 बार चेंज भी हुआ है, तो मुझे नहीं लगता उसको ज्यादा चेंज करने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो वो ऑफिसर और डेडिकेटेड हो, क्या सर वो क्या मेंटेलिटी होती है? आपने बोला ना कि मैं सही को सही देखता था, वो 60% लोग सही को सही देख को नहीं पाते, नहीं, और क्यों हेल्पफुल नहीं होते? तो वो भी पाते हैं, मैंने कहा ना, उसमें से सर इतना इंटेलिजेंट। हाँ, 20% ही लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसको आप करप्शन बोल लीजिए, जिसको और बहुत कुछ चीजें बोल लीजिए। तो बाकी लोग तो टाइम के हिसाब से डिलीवर वो भी करते हैं। सिर्फ 20% को मैं कहूँगा जो बिल्कुल नेगेटिव साइड में चले जाते हैं, जो सिर्फ आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं और देश का इंटरेस्ट, समाज का इंटरेस्ट भूल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता एग्जाम लेवल पे उसकी छटनी पॉसिबल है। ओके ओके। क्योंकि देखिए, वो उसके आपके अंदर क्या है, कितना भी अभी एथिक्स का एग्जाम आ गया, हाँ, वो एग्जाम बहुत अच्छा करेंगे एथिक्स का, किंतु अंदर से कितने एथिकल है वो तो गारंटी तो नहीं है। यस, एथिकल होना, अनएथिकल होना। और एक बात और है, एक खाली ब्यूरोक्रेट पे नहीं डिपेंड करता अमित जी। एथिकल होना, अनएथिकल होना अकेले ब्यूरोक्रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो पूरे समाज पे भी डिपेंड कर रहा है। जब आपका पूरा सिस्टम है जिसमें राजनीति भी शामिल है, जिसमें समाज की बाकी डिपार्टमेंट्स, बाकी लोग भी शामिल हैं, आम आदमी भी शामिल है, तो अगर वहां पे करप्शन है तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी आएगा। बिल्कुल ठीक है सर, करप्शन तो है, वी आर अ कंट्री ऑफ स्कर्स रिसोर्सेज। तो हमें जो ये 20 को अगर खत्म करना है तो पूरे समाज से जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। हाँ। तो अभी तो कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त है। यहाँ तक कि शादी में भी लोग सोचते हैं कि जितनी इनकम इसको मिल रही हो, कुछ ऊपर का भी मिल रहा हो। मेरे दामाद को, मतलब सरकारी नौकरी का मतलब ही यही है। तो इसका मतलब समाज ऐसा क्यों है? तो ये खाली ब्यूरोक्रेसी की गलती नहीं है, वो इसी समाज से आ रही है ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो पुलिस हो, IAS हो, IPS हो, IRS हो, यहीं से आ रहे हैं। तो कोई एग्जाम उसको छंटनी नहीं कर पाएगा। ये तो ओवरऑल समाज, जब समाज ऐसे लोगों को सजा देना शुरू करेगा ना, समाज, अभी तो ठीक है कभी ये मैं बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तो ना दें। सर आप लोग इंटरनली जब आप आपके सेम बैच के कोई दूसरे IPS होते होंगे, तो एक IPS जो बहुत ईमानदार है और जो अपनी तरीके से सारी चीज़ें काम कर रहा है, और वैसे ही एक दूसरा, आपको भी पता होगा सिस्टम में कौन कैसा है, ठीक है, तो आप लोग आपस में उसको कैसे देखते हैं कि जिसने मिलियंस करोड्स ऑफ एसेट्स अपनी इकट्ठी कर ली है, बना ली है, आप इंटरनली कैसे देखते हैं? अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तो ना दें। नहीं, जवाब तो इतना ही है कि नंबर एक तो मोस्टली लोगों को पता रहता है। हाँ, पता रहता, बिल्कुल, आपको तो पता ही रहता होगा, हम लोगों को एज अ जर्नलिस्ट, एज अ आम आदमी ना पता हो, मोस्टली लोगों को पता रहता है। फिर नंबर दो, उसके बावजूद भी हर आदमी अपना ही डिसीजन लेता है, सबको पता है ये ऐसा है। नहीं, आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या कि इसने इतने कमा लिए, मैं भी कमा लेता? नॉर्मली नहीं, वो तो मैंने कहा ना, आदमी पे डिपेंड करता है। ओके, करप्ट आदमी उससे करप्ट चीजें सीखेगा। कभी आप लोअर नहीं हुए इस तरीके से? नहीं, मैंने तो हमेशा अपराइट रहे थ्रू आउट लाइफ। ये है कि भाई मेरा डिसीजन है ना, मतलब। और कभी आपने उस डिसीजन को रिग्रेट किया
कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है कि भाई अब अपना अच्छा कि मैं योर कोई हेड मौका शुड मिले। ऑलवेज बी हेल्ड हाई। हम्म मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं बता रहा हूँ दिल की बात, हम्म कि मेरे लिए सोचना बड़ा अजीब हो जाता है। पहले तो एक करप्शन पुलिस में होता है कि आप इंस्पेक्टर से पैसा ले रहे होते हो, थाने एसएचओ से, दिखते हैं सर। एसएचओ से पैसा ले रहे हो। यस। तो मैं सोचता इससे अगर आपने पैसा ले लिया तो एसएसपी उससे नजर कैसे मिलाएगा? मतलब यार उस पर आपकी अथॉरिटी क्या बच गई? मोरल अथॉरिटी खत्म। इसका मतलब आप उसके साथ उस क्राइम के करप्शन के पार्टनर हो गए हैं। तो बाई विच अथॉरिटी विल यू कंट्रोल हिम और डायरेक्ट हिम और ऑर्डर हिम है? तो मेरे को तो ये बड़ी शर्मनाक बात लगती है जो लोग ऐसा करते हैं। पर ये होता है, सिस्टम में है, कुछ लोग करते हैं। तो उसको आप भी जब आप हेड थे उस फोर्स की, जब डीजीपी थे, तो आपको पता होगा कि आपके सबऑर्डिनेट्स में कौन कैसा है। तो एक मैंने ये सुना था कि सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा होता है, जैसे जब टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गया पंजाब में, तो बेअंत सिंह ने अल्टीमेटली एक ही आदमी को बुलाया कि भाई अब तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है तो केपीएस गिल को भेजिए। तो वो आपको पता होता है कि वो सिस्टम में वो कौन सा सबऑर्डिनेट है जो वो 30% अपराइट है जिससे काम पता करा है? होता है, पता है, सबको पता रहता है। और वो कई बार क्रूशियल टाइम पे ऐसे लोग काम आते हैं और मोस्टली सिस्टम ऐसे लोगों से चल रहा होता चल रहा होता है। और फिर जो फेंस सिटर है, देखिए जो अगर कमांडर अच्छा है, यस, और ऑनेस्ट है और अपराइट है, तो फेंस सिटर आपकी तरफ आ जाएंगे। आ जाते हैं। उनको पता है कि ये उनको ये चाहिए। मतलब वो 60% बना देते फोर्स को, जो 30% आप 70 हो जाएंगे फिर वो। हाँ 70%। 70% बनाए, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये ऑनेस्ट कमांडर है, उसको काम चाहिए, उसको पब्लिक की हेल्प चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। कई लोग अनअप्रोचेबल होते हैं ना। हमने कहा नहीं, पब्लिक तो पुलिस तो पब्लिक के लिए बनी, तो मिलने कैसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए जो लोगों से मिलने से मना कर। लोगों से मिलेंगे तभी तो उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, तभी सोल्व करेंगे। तो मैं तो हमेशा इस बात को मेंटेन किया। तो फिर वो फेंस सिटर सब बॉस की तरह हो जाते हैं। जो एक हार्डकोर मैंने बोला 20-30 रहते हैं, उनको सुधारना मुश्किल होता है। बाकी तो अच्छा करने लगता है। मतलब दैट्स व्हाई लीडरशिप इज सो लीडरशिप इम्पोर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूरोक्रेसी। यस ओके सर, इसीलिए से मतलब वो एसएसपी भी इज आल्सो ए कमांडर, डीजीपी इज आल्सो ए कमांडर, बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर इज आल्सो ए कप्तान कमांडर बोला भी जाता है सर, जिले कप्तान, और चीफ मिनिस्टर भी कमांडर है जी। तो ये सारे हर एक का अपना अपना रोल है सिस्टम में। तो उस पे उन पे सब डिपेंड करता है। मतलब वो जो फेंस पे बैठा हुआ जो आदमी है, हाँ, वो कमांडर को देख के वेव करता है। एक उत्तराखंड में आपदा आई और जो केदारनाथ में आई, और जिस तरीके से जिस मेहमत स्केल पे वो आपदा थी, जो बाहर जितने भी सैलानी वहाँ फंस गए, कितनी डेथ्स हुई, उस तरीके की आपदा को पहले तो जब आप उत्तराखंड के डीजीपी आए उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें देखी और एज आ उत्तराखंड में आपकी कर्मभूमि रही है, तो ऐसी आपदा से निपटने के लिए क्या हम पहले तैयार थे या अब तैयार हैं? देखिए, पहले से तो अभी कैपेबिलिटी बेटर हुई है। अच्छा, जो एसडीएमए और एनडीएमए का ये जो एक नेटवर्क बना है, एसडीआरएफ आई है जी। स्टेट में एसडीआरएफ नहीं थी, अब एसडीआरएफ आई है। हाँ, अब एनडीआरएफ भी आ गई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हाँ, तो इन दोनों से फर्क पड़ा है। हाँ, क्योंकि फिर एक इनकी यूनिट्स जो हैं, देश प्रदेश भर में हमने 30-32 जगह इनके यूनिट्स फैला दी हैं। तो हमारा टारगेट है कि 1.5 से 2 घंटे में एसडीआरएफ किसी भी कोने में पहुंच जाए। तो इसलिए उसको आपदा को हैंडल करने की क्षमता, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो बाढ़ टाइप हो, सबकी सब बेटर हुई है। पर आप भी जानते हो जब प्रकृति की मार आती है तो फुल प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता, फुल प्रूफ कुछ भी नहीं है। तो अगर पर हमारी उसको जिसे बोले उसको हैंडल करने की क्षमता बढ़ी है। अभी आपने रैनी आपदा में देखा, अभी वर फार बेटर है। तो हर जगह जो है ना, मतलब हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। जैसे उड़ीसा में सर बोला जाता है कि इसके ऊपर काफी काम किया, जो स्टॉर्म्स आते हैं वहाँ पे, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिस तरह से वहाँ वो करते हैं, वो सर अभी उत्तराखंड जैसी जगहों पे, हिमाचल जैसी ग्लेशियर रैनी आपदा ग्लेशियर से आई थी जी। तो यद्यपि एक फेसबुक वाले ने उसमें अर्ली वार्निंग दे दी थी, और वो बाई चांस मैंने ही उसी मिनट जब उसने फेसबुक पे डाला मैंने देख लिया। उसने कहा कि जाने कितना बड़ा बाउंडर आया, तो हमने नीचे का पूरा एरिया खाली करा दिया नदी किनारे का। ओके, एकदम से खाली हो जाओ, यहाँ पे बाढ़ आ रही है। तो वो नीचे जो तपोवन तक हुई कैजुअलिटी, उसके नीचे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ये अर्ली वार्निंग अगर आ जाता है तो इसलिए उसका फायदा होगा, नहीं तो नीचे तक वो और लोग मर जाते हैं उसमें, है ना। तो ये बढ़ रहा है, बेटर हो रहा है। बट अभी मतलब आपदा अगर आती है तो बाकी अगर एज अ सैलानी अगर कोई वहाँ जाता है, एज अ टूरिस्ट वहाँ जा रहा है, या जो वहाँ के लोग हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज है कि उनको किस तरह से काम करना चाहिए? मैसेज है कि मौसम को देख कर जाए।
अच्छा। हमेशा पहाड़ में बरसात के दिनों में खास हाँ 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 15 जून से 15 सितंबर हाँ मैं कहूँगा हाँ उत्तराखंड बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हाँ रिलीजियस भी है, Religious। एडवेंचर टूरिज्म भी बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है। पर आप 15 जून से 15 सितंबर अगर उत्तराखंड जा रहे हैं तो जरूर वेदर एक समझ के फोरकास्ट जाएं। देख करके जाएं, उसको सीरियसली लें। हाँ हाँ और सर, एक बहुत क्योंकि लंबे मौसम लंबे के जाम साथ लग रहे हैं, मौसम के पुलिस साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। जी बहुत लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मतलब हर आदमी इस समय पहाड़ पे जाना चाहता है, तो उसको पुलिस मैनेज करती है। आपको लगता है कि वो काफ़ी है, और उसको मैनेज कैसे और अच्छी तरह से किया जा सकता है? मेरे विचार से देखिए, इसको लॉन्ग टर्म हमें खाली पुलिस के व्यू से नहीं देखना चाहिए, जी हमें बड़े व्यू से देखना पड़ेगा। उत्तराखंड इतनी पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई, जैसे कश्मीर का टूरिज्म बढ़ गया था, हाँ अब खत्म हुआ तो सारे इधर आ जाते हैं। जी जी है दो ही ना? बच गए सर, हाँ, हिमाचल और उत्तराखंड। हाँ। तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, हाँ। सड़कों की कैपेसिटी नहीं है ना, तो लोग क्या करें सर? न न सड़कों की है न शहरों की शहरों है, की है ना, होटल उस वही तरीके से। तो हाँ, मसूरी की नहीं है, मसूरी नैनीताल की नहीं है, वहाँ बुकिंग ही नहीं है, लोग जो है अपनी गाड़ियों में सोते हैं, हाँ छतों पे सोते हैं। हाँ तो इसलिए भाई कैपेसिटी उसी हिसाब से तो लोड ले पाएगा ना जितनी उसकी हाँ क्षमता है। हाँ हाँ तो या तो हम सड़कें बढ़ाएं हाँ। और नई लेकिन पहाड़ टाउनशिप, पे सर वैसे सड़कें बढ़ भी नहीं सकती, मेरे को लगता वही है तो वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड है। हाँ हाँ, तो हमको मेरे विचार से इसको कैसे सर मैनेज किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता थोड़ी है? हर आदमी जाना चाहता है। थोड़ी पार्किंग बढ़ाने की जरूरत है, हाँ और थोड़ी सी प्लान्ड ग्रोथ और करने की जरूरत है। हाँ सड़कें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है, ये जो चारधाम रोड बनी है हाँ बहुत बड़ी सड़क, बढ़िया अच्छी सड़क बनी है, बिल्कुल ठीक है। फिर भी पार्किंग और बढ़ाने की जरूरत है। हाँ और हमें थोड़े सैटेलाइट सेंटर्स नए नए बना सकते हैं ना। हाँ नए टूरिस्ट सेंटर। यस, जैसे ऋषिकेश है, हाँ तो ऋषिकेश के अलावा नरेंद्र नगर बन ही गया है लगभग। हाँ तो वो नए नए, जिससे कि वो कैपेसिटी एक ही बिल्डिंग जगह पे बेहतर हो मशरूमिंग जाए। ना हो, एक ही जगह और पे ये कंजेशन ना हो। जरूर है, कोई होटल बने, हम्म, कोई रेस्टोरेंट बने, कोई धर्मशाला बने, हम्म, हैं, कुछ भी बने, पार्किंग जरूर हो, हम्म, क्योंकि ये पार्किंग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जाम लग रहा जाम है। लगता है। सब सड़कों पे पार्क कर रहे हैं। हम्म। उत्तराखंड में भी सर इसी तरह से वही। वो केदारनाथ में और बद्रीनाथ में भी वो प्रॉब्लम्स हाँ। स्टार्ट हो गई हैं। सभी जगह प्रॉब्लम आएगी, अगर हम पार्किंग्स नहीं बनाएंगे पहाड़ पे तो जाम तो लगेंगे, हाँ हाँ है ना। हाँ। सर लेकिन क्या पुलिस डिपार्टमेंट के पास वो सिस्टम है कि वार्निंग देने का, कहाँ पे जाम है किस जगह से? क्योंकि लोग बोलते हैं कि 2-3-5 दिन का जाम लग जाता है, नहीं, वो ये कोई सिचुएशन सॉल्व भी नहीं होती। तो नहीं लग रहे हैं, ऐसा जी। नहीं, उस पूरा वायरलेस से सब पता रहता है, सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहता है। ओके। हाँ, आजकल ऐसा काफी चेंज आया है, हाँ और इतना तो नहीं मतलब है। अलर्ट रहती है पुलिस की? यस यस, है? 24 घंटे खड़ी रहती है। ओके। फिर भी 2-3 घंटे के जाम सर हो क्योंकि जाते कभी हैं। बोला जाता है कि कभी जो पूरे उसमें 1 लाख लोग जाते थे केदारनाथ विजिट करने के लिए, हाँ, अब वहाँ पे 10 करोड़ लोग पहुँच जाते हैं 10 करोड़ तो नहीं जा रहे। एक सीजन नहीं, में। 10 करोड़ नहीं जा रहे। केदारनाथ कितना में है सर लास्ट ईयर का कितना होगा, अराउंड कितने लोग पहुँच रहे हैं मेरे ख्याल से? करीब 60 से 70 लाख चारों धाम में जा रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। जिसमें से केदारनाथ में अकेले में 20-30 20 लाख जा रहा होगा। हाँ, तो मतलब जहाँ पे 50,000 लोग जाते थे वहाँ पे 20 लाख लोग जा रहे हैं। जी। तो चेंज आ गया बहुत। हाँ, तो वो मैनेज करने के लिए पुलिस महकमा। नहीं, पुलिस तो है, मैंने कहा ना, साथ में और भी बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और इतने लंबे जाम नहीं, पर हाँ 1-2 घंटे के जाम लग जाते हैं, वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। और जैसे मैंने कहा, ऋषिकेश को ही लीजिए, 2-3 और सड़कें बनानी पड़ेंगी, बाईपास बनाने पड़ेंगे, मसूरी को लीजिए, क्या कर लेंगे एक सिंगल रोड पे, क्या क्या कर लोगे? तो जितनी रोड है और उस पे ऊपर से सारी पार्किंग हुई है। अब तपोवन में जाइए ऋषिकेश के, हाँ बिल्कुल ठीक। सब सड़क पे खड़े हैं, खड़े हाँ। तो वो गलत है ना, लीगली भी गलत है। सर आप साइबर एनकाउंटर्स के ऊपर भी आपने एक बुक लिखी है, आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई होने के नाते और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट होने के नाते, ये जो अब आ गया है सोशल मीडिया, मोबाइल, अब एआई जो आ रहा है, ये कितना बड़ा थ्रेट है सर साइबर सिक्योरिटी के लिए? देखिए, साइबर सिक्योरिटी तो आज का लेटेस्ट सबसे बड़ा चैलेंज है जी हमारे लिए, और बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ। यही के साथ और बढ़ गया। और आप देखो ना, डीप फेक आ गया। हाँ हाँ हाँ। मतलब आप आवाज ही पहचान नहीं पा रहे आपकी वाइफ की असली है कि नकली हाँ, है, आपके फोटोग्राफ बेटे आ जा रही है सर, असली है कि हाँ, नकली है। यस। फोटो वीडियो नहीं पहचान पा रहे कि रियल है कि फेक है। अब रियल जो होंगे वो अपने को फेक कह देंगे। हाँ
ये जी। कितना वो है, जो आया है अभी सर, बहुत सारे केसेस में वो बोला कह रहे जाता हैं तो मेरा था ही नहीं, मेरा था ही फेक नहीं, fake है, है। AI जनरेटेड हाँ, है। हाँ। और जो AI होगा वो किसी को बदनाम करते घूम रहे होंगे, ब्लैकमेल करते घूम रहे होंगे AI जनरेटेड से। तो इतना सारा क्राइम इससे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और उसको उसी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और हमें लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत है। अभी जो हमारी कैपेसिटी है बढ़ रही है, MHA भी लगा हुआ है, उसने I4CA कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया इंटीग्रेटेड, और स्टेट्स भी लगे हुए हैं। फिर भी मैं कहता हूँ जितना चाहिए ना, जितनी वॉल्यूम है, 2022 का मुझे याद है, 22-23 में 22 लाख कंप्लेंट थी साल भर में, एक साल में, पूरे दिन साइबर फ्रॉड्स का। हाँ, इतने तो सारा क्राइम नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। बाकी सारा क्राइम एक तरफ और साइबर क्राइम एक तरफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक इतना है। ज्यादा बोल। हाँ, सर एक और चीज़ भी हो गई है कि पुलिस वाले जैसे ही या कोई केस पहुंचता है तो वो कहते हैं कि अरे ये तो साइबर सिक्योरिटी का मामला है, ये फलानी सेल के पास चले जाइए। मेरे साथ अपने साथ एक फ्रॉड हुआ जिसमें शेयर्स का फ्रॉड है, जिसमें मेरा एक फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाया गया। मुझे पुलिस को ये समझाने में कि ये साइबर सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये बैंकिंग फ्रॉड का मामला है, वो मुझे 6 महीने में लग गए। तो क्या ये प्रॉब्लम मैं बताता हूँ ना, वॉल्यूम इतनी ज्यादा है, या पुलिस की कैपेसिटी कम है, हाँ, तो इसलिए वो टाल मटोल चलती रहती है। हाँ, वो कह देंगे साइबर थाना देखेगा, साइबर थाना कह देगा हमारा तो 7 लाख या 50, इससे ऊपर नहीं लेते, 10 लाख से कम नहीं लेते। हाँ, ये सब चलता रहता हाँ है। जी, कहानी वॉल्यूम की है। हाँ। एक इसमें ना IT एक्ट में एक और गड़बड़ हो रखी है कि विवेचक जो है इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होगा। इतने इंस्पेक्टर कहाँ है? अभी एक थाने में एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर है। अगर उसने, उसकी रोज 10 कंप्लेंट आती है, हाँ। अगर उसने 3000 दर्ज कर ली साल में, विवेचना कौन करेगा? हैं? जी जी। तो इसलिए टाल मटोल चलती बट रहती टेक्नोलॉजिकली क्या पुलिस इक्विप्ड हो रही है सर? क्योंकि अभी साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं और आपने डिजिटल अरेस्ट पुलिस वाली जो equipped बात हो आ रही रही है। जी। साइबर क्राइम में ट्रेनिंग कोर्सेज भी आ गए, ट्रेनिंग भी हो रही है, हाँ, पर उतनी तेजी से नहीं हो पा रही, उतनी वॉल्यूम नहीं है हाँ, इसको हैंडल करने के लिए। और एक साथ साथ हमें बैंक्स वालों को, टेलीकम्युनिकेशन वालों को, उनको भी साथ लेना पड़ेगा। देना पड़ेगा। सर वो इजीली आ जाते हैं, इजीली वो सपोर्ट करते हैं? आ रहे हैं, RBI की गाइडलाइंस आई है, गवर्नमेंट बैंक्स बेटर हैं, हाँ, प्राइवेट बैंक्स के थ्रू ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। ओके। हाँ, जितने पेमेंट गेटवे वगैरह उसके थ्रू ज्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट बैंक्स अब पकड़ने लग गए हैं, हाँ, हाँ, वहां से पैसा जल्दी ब्लॉक हो जा रहा है, जल्दी वापस भी मिल जा रहा है लोगों हाँ, को। हाँ, हाँ, तो इसी तरह से टेलीकॉम देखो, एक एक कंपनी बंदे को पकड़ते हैं, 300 उसके पास सिम निकलते हैं। कहाँ से आ गए? हाँ। इसका मतलब आप फेक उस पे बना रहे हो, KYC पे। हम्म। तो ये इन सब चीजों को भी, इसको क्राइम को समझना पड़ेगा, और थोड़ी सी पुलिस की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। पुलिस में टेक्निकल मैन पावर भी देनी पड़ेगी। हाँ, मैं क्योंकि टेक्निकल मैन पावर बहुत कम स्टेट्स ने दिया है। अच्छा वो सब चाह रहे हैं जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है वही सीख सर, क्योंकि आप एक IIT दिल्ली के बीटेक हैं, ठीक है, M.Tech भी आपने वहाँ से किया, आपको तो वो समझ में आता है कि ये टेक्नोलॉजी चलती कैसे है। बट वो एक इंस्पेक्टर या SI, वो कोऑर्डिनेशन नीचे तक कैसे होगा? आप कैसे सॉल्व करेंगे उस केसेस को, साइबर फ्रॉड्स वाले? हमने क्या किया, जो क्योंकि नए बच्चे बहुत सारे टेक्निकल पढ़ाई के होते हैं, हाँ, तो नया कोर्सेज जितने आए कांस्टेबल के, SI के, डिप्टी SP के, हाँ, तीनों रैंक पे मैंने आइडेंटिफाई करवाया कौन साइबर में इंटरेस्टेड है, हाँ, किसका थोड़ा कंप्यूटर में थोड़ा कंप्यूटर फ्रेंडली है, फिर उनको साइबर के कोर्सेज करा दिए। तो हम स्पेशल छांट रहे हैं, बट थोड़े से स्पेशलाइज मैन पावर और मिल जाएगी साइबर क्राइम की जहाँ जहाँ, तो वो और बेटर होएगा। ये कोई, मैंने कहा कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। साइबर थाने ज्यादा खोले जाएं, ज्यादा उसमें मैन पावर रखी जाए, ट्रेंड मैन पावर रखी जाए, उतनी हमारी कैपेसिटी बढ़ती फ्यूचर तो बढ़ता जाएगा। आपका जो क्रिमिनल होता है आज की डेट में, वो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो IT एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आज की डेट में इस तरीके के क्राइम्स में इन्वॉल्व पाए गए आपको हैं। मैं बताऊं, जामताड़ा हाँ, और मेवात, हाँ, वहाँ कोई पढ़े लिखे लोग नहीं होते, एकदम देहाती गंवार लोग हैं। हाँ, वो साइबर क्राइम के कोर्स करते हैं। हाँ, जो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं उनको सिखाते हैं कि ऐसे मैसेज डालो, ऐसे फंसेगा, ऐसे जाल में आएगा, हाँ, और इनसे 15 दिन का कोर्स कराने का लाखों रुपए ले लेते हैं। हाँ, 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 तो जरूरी नहीं है, आपको खाली 1-2 चीज सीखनी है, उसी में क्राइम पे चालू हो जाते हैं। तो सारे साइबर क्राइम बड़े एक्सपर्ट द्वारा नहीं किए जा रहे। सर, तो आपने जो केसेस देखे हैं, मतलब आप बताना चाहेंगे कुछ कि अवॉइड करने के लिए लोगों को, अगर अपने आप को सेफगार्ड करना है तो उसको क्या करना चाहिए ऐसे मामले में? आजकल डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे मामले निकल के आए हैं। मेरी जो किताब है साइबर एनकाउंटर जी, उसको फॉरवर्ड भी अमिताभ बच्चन जी ने लिखा हाँ, है। जी 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 जी। तो वो इसी पे है कि कैसे आप साइबर क्राइम से बचें। उसमें हमने 13 कहानियां लिखी हैं, रियल लाइफ।
भी कैसे एक फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई महिला बन के, और एक 70 साल के रिटायर्ड आदमी ने एक्सेप्ट कर ली। उसने कहा मैं लंदन रहती हूँ, ये है वो है। फिर उसने बोला मेरे चाचा जी घर बेचना चाहते हैं तो मुझे उसके लिए इंडिया आना पड़ रहा है, मेरे नाम करना चाह रहे हैं तो मैं आ रही हूँ, तो मिलने का टाइम फिक्स हो गया है। उसने उसके साथ 97 लाख का फ्रॉड किया। बाप रे बाप। जब देहरादून का ही बंदा है। जब हमने विवेचना की तो न तो महिला थी न वो लंदन में बैठी थी, कोई नॉर्थ ईस्ट में बैठा साइबर क्रिमिनल निकला। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि कोई कुछ भी काम हो रहा है, कोई मैसेज मुझे आ रहा है, कोई रिक्वेस्ट आ रही तो क्यों आ रही है। बेसिक जो 5 सवाल होते हैं ना, डब्लू कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, कैसे, YW1H हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो वो जब हमें जरूर लगाना चाहिए। सर इतना कि मेरे पास ये नंबर आया तो क्यों आया है, ये कॉल आई तो क्यों आई, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों आई। लंदन में बैठी एक महिला, वो 70 साल के आदमी से क्यों वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी भाई। कोई मोटिव गलत हो सकता है, तब स्वीकार, मतलब आप हर चीज को डाउट करो। आरबीआई ने सर इतना ज्यादा इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, अवेयरनेस कैंपेन आ रहे हैं ओटीपीज के ऊपर। पहली चीज मेरा ये कहने का मतलब है कि फर्स्ट थिंग ये है कि हमें हर चीज को डाउट करना चाहिए। अच्छा, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। यस, ओके। उस पे 5 सवाल लगाओ। जो मेरा जेन्युइन बंदा भी मेरे साथ बैंक वाला बात कर रहा होता है तो मैं उससे 5 सवाल पूछता हूँ पहले, टू वेरीफाई कि जेन्युइन है कि नहीं है। वो भी हैरान हो जाता है इतना क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा भैया फेक भी तो हो सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है ना। तो हम किसी को भी अपना कोई डाटा आसानी से शेयर ना करें, किसी को भी केवाईसी ना बताएं, अपना ओटीपी तो देना ही नहीं है किसी को। मैं इनफैक्ट आजकल एफबीआई एक सीरीज आती है सर, अननोन लिंक जी, अननोन लिंक कभी क्लिक नहीं करना। अगर आपने अननोन लिंक फेसबुक पे आया, ईमेल पे आया, क्लिक कर लिया तो उससे आपका पूरा मोबाइल जो है ना क्लोन हो जाएगा। ऐसे ऐसे लिंक्स आते हैं। तो आपके मोबाइल के सारे फोटो, वीडियो, चैट सब कुछ उसके पास हो गया। ओटीपी भी वो सेंड कर देता है सर, आप तो ब्लैकमेल हो गए, सब कुछ हो गया। पूरा मोबाइल ही क्लोन हो गया। जब जो आपके मोबाइल में वो वहां जा रहा है। एक अननोन लिंक को क्लिक किया था बस आपने, तो सोचिए क्या पॉसिबल नहीं है। डिजिटल अरेस्ट की बात करिए, वो आदमी ईडी के बनेंगे, सीबीआई के बनेंगे कि आपका पार्सल आया है, इसमें ड्रग्स निकली है। भाई जब आपने कुछ भेजा ही नहीं, आप क्यों घबरा रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक बात है। डॉक्टर दिल्ली 4 करोड़ कितना ले लिया। exactly. क्यों ले रहे भाई, क्यों इतना डर रहे हो। इसका मतलब आपके मन में कोई पाप है, चोर है, क्यों आप इतना डर रहे हो थोड़ा। नहीं सर, चोर है भी तो आप रिएक्ट मत करो ना कि ठीक है, जो तो आप पहले वेरीफाई तो कर लो। आप लोकल थाने में बात करो, यहाँ करो, वहाँ करो, पूछो तो ये कौन है। सर वो अगर आप असली सीबीआई से भी उसका परिचय मांग लेंगे, प्रूफ मांग लेंगे, क्या आफत आ जाएगी। सीबीआई वाला रहेगा। ठीक है, पहले बोला आप तो अपने को सिद्ध करो, यू आर सीबीआई और ईडी। मुझे 4 नाम दो, मैं मालूम करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी आप प्रूव करिए कि भैया आप डर जाते हो। तो आपका डर, आपका लालच और आपकी क्यूरियोसिटी, 3 चीजें आपको साइबर क्राइम में फंसा रहे हैं। या तो आप लालच में फंस रहे हो, या डर से फंस रहे हो, या क्यूरियोसिटी। तो तीनों से पार पाना पड़ेगा। और ये डब्लू क्वेश्चन जरूर लगाने पड़ेंगे, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क। सर एक और चीज़ आती है सर, क्रिमिनल, क्योंकि आपने इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्रिमिनल साइकोलॉजी होती क्या है। मतलब जो आपने क्रिमिनल आज तक देखे हैं, क्योंकि ये भी नहीं रह गया है कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से कोई आया है, गरीब बैकग्राउंड से आया है वही क्रिमिनल है, या बहुत हाई क्लास का बंदा है वही क्रिमिनल है। क्रिमिनल साइकोलॉजी होती कैसे है, कैसे चलता है सर ये। कई तरह के हैं, अलग अलग तरह के क्रिमिनल हैं जी। मतलब समाज में आपको ही पता है ना भाई, कोई तो अपने गरीबी को बहाना बनाता है कि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाने पीने को नहीं है। कोई जो है फिजिकल क्राइम अलग ढंग से होता है ना, फाइनेंशियल क्राइम अलग मोटिव से होता है। फिजिकल आपको पता ही है कितने सारे क्राइम हो रहे हैं, है ना। कुछ झगड़ों से होते हैं, कुछ उसकी वो कहता है, कुछ आजकल पोर्न देख करके हो रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं। तो जो बड़े गैंगस्टर हैं वो कहीं ना कहीं उस क्राइम के पीछे हमारी मूवीज वगैरह का भी रोल, उनको हीरो बनाते हैं। पुराने जमाने में आप देखो ना, क्रिमिनल जो है ना विलेन होता था, ऐसी फिल्में आ गई क्रिमिनल हीरो हो रहा है। तो उनके लिए वो हो जाता है ना कि मुझे तो किक मिलती है, मैं बड़ा डॉन बनने वाला हूँ। जी जी जी। तो ये सब गलत चीजें हुई समाज में। ये नहीं होना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसलिए भी वो बनते हैं कि वो सोचते मैं बड़ा हीरो,
मेरा बड़ा नाम होगा। हाँ 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 हाँ, बदनाम को नाम समझ रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। वो एक मतलब अब तो रील्स भी आने लगी हैं कि भाई जो विलन होता है उसी के पास बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा सूट मैं वही वही पहनता बोल है, रहा हूँ। बड़ा बंगला वही पहनता है। हाँ, फिर और हीरो हमेशा गरीब क्या आता है। नैरेटिव बना रहे हैं हम, तो हाँ, गलत बना रहे हैं ना। हाँ। इन चीजों पे बैन होना चाहिए। तो हम अपनी अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो जेन जी जिसको आप बोलते हैं, उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब क्या जो माँ बाप को या जो हमारे समाज को क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए सर? देखो वही संस्कार है, बच्चे पेरेंट्स कितना संस्कार दे पाते हैं कि बेटा ये तो गलत हो रहा है ये रील हाँ। को। सर लेकिन कैसे नैप मतलब कैसे पता करें कि हमारा बच्चा, क्योंकि अब बहुत अब तो सर लोगों ने अपने उस जुवेनाइल एज को यूज़ करना शुरू कर दिया है क्रिमिनल्स को, कि भाई तू 12 साल का 13 साल का है, तू मर्डर करके आ जा, है ना? वो भी एक बच्चे निकल के पे आ गया। क्लोज नजर, ड्रग्स में फंसना हो, साइबर के जाल में फंसना, दोनों पे अगर आप जरा उसकी गतिविधियों को देखते रहेंगे देखते रहे, हाँ, पेरेंट्स, हाँ। तो पता चल सर एक आप आइडियल पेरेंट हैं सुपर कॉप होने के साथ साथ, क्योंकि वो मैं जानता हूँ पर्सनली, तो क्या क्या मतलब एक एज अ पेरेंट, मेरी भी 2 बेटियां हैं सर, क्या बदलाव करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए? नहीं, जैसे उसको बच्चा अकेला अकेला रहने लगे, कम बातें करने लगे, आपसे छुपाने लगे, ये सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाए, कि कुछ ना कुछ उसके लाइफ में नॉर्मल नहीं चल रहा है। कई बार ड्रग्स वाले बच्चे ऐसा करते हैं, है ना? तो कैसे भी करके उसको फ्रेंड की तरह आपको आज की डेट में ट्रीट करना है। और डर के सोचते हम डरा के कर लेंगे ना, जिससे वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। तो और उसके मूड्स उससे उसको कुरेदना है। बट आजकल सर ये तो घर बैठ के हो जाता है, मोबाइल पे ही अगर किसी ने सोशल मीडिया पे ही किसी बच्चे को वू कर लिया और उसमें चीज़ों में डाल दिया, तो वो क्या हर चीज़ को टैप करके रखना चाहिए पेरेंट्स को? रिस्पॉन्सिबली क्या करना चाहिए? देखो बच्चा तो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी जासूसी कर रहे हो। यस यस। किंतु मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको उसकी फ्रेंडशिप भी तो बोल सकते हो, कि भाई आप उसके इतना क्लोज हो जाए कि बच्चा खुद आपसे थोड़ा शेयर करे। और बाकी थोड़ी नजर रखना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब इसको मैं कैसे बताऊं, वो जरूरी तो है ही। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं जहां आप पता चल सकता है उसकी एक्टिविटीज का। आप कोई डायरेक्ट जासूसी ही मत करिए, बट इनडायरेक्टली तो उसी समय अगर मान लीजिए किसी को ये इंटरवेंशन से पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बच्चे को टाइमली काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो फिर क्या किया जाए? फिर काउंसलिंग करानी चाहिए? खुद भी करो, आपसे नहीं सफल हो रहे तो किसी एक्सपर्ट से, काउंसलर से करो, क्योंकि इंडिया में वो ट्रेंड ही नहीं है सर। ट्रेंड नहीं है पर आ रहा है। अच्छा। कुछ लोग, हाँ, काउंसलिंग बहुत सफल है, मैंने देखा है। हाँ, मतलब वो करवानी चाहिए। हाँ, यस, बहुत मतलब अगर आप चाहे आपका बच्चा ड्रग्स में है, चाहे वो किसी क्रिमिनल उसमें चला गया है, या कोई किसी भी तरीके से अच्छे काउंसलर हैं, एक काउंसलिंग के 2-2,500 रुपये लेते हैं एक बार की। जरूर से जरूर कराना चाहिए। ओके ओके। और आपको लगता है कि मतलब काफी फायदेमंद इफेक्टिव है? हाँ, अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छा अच्छा। सर कमिंग बैक फ्रॉम जो सुपर कॉप है, उससे अगर हम हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वीसी, तो एज अ स्पोर्ट्स मैनेजर सर क्या बड़ा चैलेंज है आपको, कैसे वो दिखाई पड़ता है? देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तो अपने चैलेंज हैं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सर हरियाणा सबसे ज़्यादा मेडल दिलाने वाला राज्य है इंडिया में। नया कॉन्सेप्ट है, विदेशों के तो मोस्टली ओलंपिक मेडल यूनिवर्सिटियों से ही आते हैं। यस। तो ये इस बात को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर स्टेट में अपनी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो उनके डिक्लेरेशन के बाद पिछले 8-10 सालों में 12 स्टेट में डिक्लेयर हुई, 13वां अभी उत्तराखंड ने भी किया लेटेस्ट। 13 स्टेट में डिक्लेयर हुई, खड़ी अभी 7 जगह हुई है। तो धीरे धीरे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कल्चर आएगी, उसमें उससे स्पोर्ट्स में कैरियर्स भी बनेंगे और स्पोर्ट्स साइंस की वैल्यू बढ़ेगी, स्पोर्ट्स साइंस आगे आएगी। क्योंकि जो विदेशों में जो इतना स्पोर्ट्स आ गए हैं मेडल्स में, इसीलिए है कि वहाँ खिलाड़ी को साथ में कोच के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस का भी सपोर्ट है। आजकल सब कुछ साइंटिफिक हो गया, सब कुछ टेक्निकल हो गया है। किस एंगल पे जाना है, कहाँ जाना है, आपकी बॉडी की स्पीड कैसे बढ़ाएं, एंडोरेंस कैसे बढ़ाएं, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, उसमें बहुत कुछ साइंटिफिक लग गया। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, हर चीज का रोल बढ़ गया। तो ये जो सारी स्पोर्ट्स साइंसेज हैं, इसको बढ़ाने की जरूरत है, तभी देश जो आगे बढ़ेगा। मैंने तो एक कॉन्फ्रेंस की थी, नीरज चोपड़ा आए थे, मिशन ओलंपिक 2036। हमने कहा हमारे 7 मैक्सिमम मेडल आए, 70 क्यों नहीं आ सकते? चाइना के यहाँ ओलंपिक हुए तो वो वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। तो हमारे यहाँ 36 में हमने बिड किया हुआ, अगर हमारे यहाँ ओलंपिक हो तब भी हम 7 मेडल पे रहे तो हम तो 50 के नीचे हैं। मोस्ट पॉपुलस कंट्री, रैंकिंग 50 के नीचे।
कम से कम टॉप 5 में तो आ जाओ। इसलिए मैंने 7 से 70 तक का सफर का एक कॉन्फ्रेंस तो क्या माना जा सकता है सर कि आप स्पीयरहेड कर रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो आगे आने वाले टाइम में जो 36 में सिर्फ हरियाणा से ही 10 या 15 मेडल ला सकते हैं? देखिए उसके लिए हरियाणा के लिए हमने 36 का टारगेट रखा है। अच्छा, 36 का टारगेट हाँ, लिया। और हमने स्कीम से बोली थी हाँ। तो सीएम साहब ने वहाँ के स्वीकार करके 20 करोड़ पहली बार स्वीकृत किया है। हाँ, अगर ये ढंग से लागू हो गई हाँ, तो मुझे पूरा विश्वास हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हमें रोके हुए हैं। हाँ, हाँ। ओलंपिक डिसिप्लिन में 1000 मेडल है टोटल, और इंडिया अगर आप देखेंगे ना, स्टडी करेंगे, मैक्सिमम 50 के लिए लड़ रहा है। ओके, तो हमें वो वाइड करना है। वाइड करना। आप 50 के लिए लड़ोगे तो 5 ही आएंगे 5 ही भाई, आएंगे। बाकी लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हाँ, आप 1000 के लिए लड़ो लड़ो। तब 100 आएंगे ना। हाँ, एथलेटिक्स में कि तुम्हें तो अफ्रीकन ही आएंगे, हाँ। आएंगे, स्विमिंग में तो इसमें ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन ही आएंगे। क्यों? आप भी मेहनत करोगे तो हमारे भी आएंगे। तो मैंने ये बोला कि हमको अपना ये वाइड करना पड़ेगा। हमें हर फील्ड में, इन्होंने कहा प्रायोरिटी गेम है कुछ, क्योंकि उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसी पे फोकस करेंगे। साई ने बोला क्यों भाई, अब बाकी भी प्रायोरिटी बनेंगे ना, लॉन्ग टर्म चलो। जिम्नास्टिक्स को हम छोड़े बैठे हैं, क्यों? हमारे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती? जब योगा में इतने फ्लेक्सिबल हैं, जिम्नास्टिक में भी हो सकते हैं। तो ये बात है। तो बहुत सारे फ्रंट पे 36 हरियाणा के लिए और 70 कंट्री के लिए। तो 36 मतलब अगर गॉड विल, मतलब मेरे ख्याल से अगर भगवान 36 में 36, हाँ 36 में 2036 में 36 पदक, तो ये सोचा है उसमें। अच्छा, हाँ, और देश और उसके लिए वो काम शुरू हो गया है। अभी स्कीम के लिए पैसा पहली बार जो है डाल दिया है। अभी स्कीम हमने अप्रूवल में भेजी है। हाँ। अगर अप्रूव होती तो जरूर रिजल्ट आएंगे। ओके, और कौन कौन से मेन सर स्पोर्ट्स को टारगेट किया हुआ है? इसमें हमने पहले फेज में 14 है, नेक्स्ट फेज में सारे ही है। अच्छा, हाँ, हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट फेज का मतलब हुआ सर कब से कब तक के लिए? मतलब इस साल के लिए, क्योंकि पहली बार की स्कीम है अभी। क्योंकि फाइनली स्कीम की डिटेल भी अप्रूव होती है ना, उसमें गया हुआ है। तो 14 में मतलब हमने एथलेटिक्स वगैरह सब डाल दिया। ओके, क्योंकि एथलेटिक्स हम मान के नहीं चल रहे। भाई किसको पता था नीरज चोपड़ा गोल्ड ले आएगा? क्योंकि हम तो छोड़ के बैठे रहते कि ये तो हमारा गेम ही नहीं है, ये तो जी अफ्रीकन इतने पावरफुल होते हैं, वही जीतेंगे। मेहनत तो करो यार, जोर तो लगाओ, एफर्ट करेंगे तो आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो फर्स्ट में 14, फिर उसके बाद सारे। हाँ, तो सारे वाटर स्पोर्ट्स में 33 मेडल है। हम कहाँ कयाकिंग, क्नोइंग, रोइंग सब में पीछे हैं। तो करेंगे तो क्यों नहीं आएगा? हमारे पास नदियां हैं, नहरें हैं, क्यों नहीं? सब होगा, झीलें हैं। सर एक क्वेश्चन, मैंने भीमताल में नेशनल्स करवाया था कयाकिंग क्नोइंग का। हाँ, 2009 में आई वाज आईजी नैनीताल। तो पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। तो बस वही एफर्ट बढ़ाने हैं, स्पोर्ट्स साइंस का इनपुट डालना है कहीं ना कहीं है। बाकी तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको पता ही है, फेडरेशंस की लड़ाइयाँ, ये सब तो है थोड़ा, बट लगेंगे, टारगेट बड़ा बनाएंगे, विजन बड़ा रखेंगे, सपने बड़े रखेंगे, तो अचीव भी होंगे। सर एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, मतलब आप इतना ऐसे फिट कैसे रहते हैं? मतलब क्या, क्योंकि आप हमेशा बोलते तो हैं फिटनेस तो बेसिकली 2 ही चीज़ों का गेम है, योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज। हाँ। कोई सोचे मैं अकेले से बना लूँ, वो फिट नहीं होगा। सिर्फ डाइट से, आप अकेले डाइट से फिट नहीं हो सकते। इसी तरह से अकेली एक्सरसाइज से नहीं हो सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो वो शुरू से सर रहा है या फिर शुरू से तो नहीं रहा, धीरे धीरे सीखा है हमने। अच्छा, आईपीएस बनने खेल के तो बाद मेरा शुरू से रहा है। अच्छा, स्पोर्ट्स में तो मैं क्लास 7 से पूरे लाइफ से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, एक्सरसाइज से जुड़ा हूँ। किंतु डाइट में धीरे धीरे सीखा है कि क्या चीजें अनहेल्थी हैं, क्या हेल्थी हैं, कैसे। हमने अभी आपको ऑफर किया नारियल के पानी, तो आपने मना कर दिया कि नहीं ये पैकेज वाला नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। तो ये डिसिप्लिन मतलब ये सीखा है या सीखा है? टाइम के साथ सीखा है, क्योंकि जितना पैकेज है उसमें से कहीं ना कहीं वो है, मटेरियल है जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है, हेल्थी नहीं है। जो जितना नेचुरल है वो उतना हेल्थी है। इसी तरह से जो एक कॉन्सेप्ट आया मिलेट्स का, मिलेट्स ज्यादा हेल्थी है। इसी तरह प्रोटीन के, वेजिटेरियन है मैं खासकर, तो वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन के लिए एक्स्ट्रा पहले तो दूध दी गई उसका दूध घी दही का खाना था, अब वो रहा नहीं। तो वो उसमें प्रोटीन है ना। आजकल नए डाइटिशियन आ गए कि जी आप मिल्क मत लो, आप वेजिटेरियन हो, आप दूध भी नहीं लोगे, आप तो प्रोटीन कहाँ से आएगा?
हाँ, और प्रोटीन exactly, की ना कई सारी वैरायटी होती है। हाँ, हर दालों में अलग तरह का प्रोटीन है, Right. पनीर में और दूध में अलग है। अलग है। भाई मैं पूरी हेल्थी डाइट लेंगे तभी तो आप सही रहोगे। तो डाइट नेचुरल भी होनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके, और उसमें जो आपके जो 4 एलिमेंट हैं डाइट के, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन, इन तीनों प्लस जो एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, चारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब इसके ऊपर पूरा आप ध्यान देते हैं? मतलब धीरे धीरे सीखा है। हाँ, ओके। धीरे धीरे सीखा। मतलब मैं कई लोगों को बोल रहा था सर, मीन द काइंड ऑफ फिटनेस यू आर हैविंग, नहीं मेरे ऐसा ख्याल कुछ से। नहीं है, ऐसा हाँ कुछ नहीं। सर, आप आए, आपने इस बहुत वेरी टॉपिक्स पे ऊपर बात की, हमारे ABCD में आपने जिस तरीके से चीज़ों को बताया एज ए इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मतलब अमेजिंग सर, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू अमित जी, सर थैंक यू। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ फ्यूचर में भी सर हम आपको बुलाएंगे, जरूर करते रहेंगे प्लीज़ जी। अगर आप हमें जी, अनुग्रहित करें सर। पक्का थैंक यू, करते रहें। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।